नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बढ़िया हैं। ऑडियो वीडियो को तो नहीं पूछ रहा, पर ये बताओ बाल बाल ठीक हो रहे हैं? ठीक है। तो जीएसटी कंप्यूट करने के लिए हमें तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। एक, वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा, उस पर जीएसटी का रेट। और तीसरा होता है रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जो रेट ऑफ एक्सचेंज आपका होता है, तो भाई ये तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में चाहिए होता है, जहां पर डील फॉरेन करेंसी में हो रही होती है। अब जैसे भाई एक्सपोर्ट पे तो खैर जीएसटी है नहीं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं या इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो वहां ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में दिखती है। अब चूंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम के हैंडओवर है, तो उस पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे वो वही वाला लेके चलेंगे जो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीबीआईसी का फिक्स्ड रेट। और सर्विस के लिए अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट बीच में नहीं आता है, तो फिर उसको अपना नॉर्मली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप के मुताबिक, एएस या इंड एएस के मुताबिक लेकर चलते हैं। ठीक, उसमें स्पॉट रेट या एवरेज रेट की बात होती है। तो स्पॉट रेट तो बेसिकली थ्योरेटिकल रेट होता है कि भाई जब ट्रांजैक्शन हुई उसी समय का बता दो। लेकिन अरे मेरा बच्चा, तो अरे एक सेकंड जरा यार, फ्लो मत बिगाड़ो तुम यार। इंटर का वैल्यूएशन चैप्टर स्किप क्यों कर दिया? कुछ स्किप नहीं होगा, सब आएगा। 4 तारीख तक सब आ जाएगा। धैर्य रखो थोड़ा सा। ओके सर जी। कुट जाओगे बिना बात के, चुप हो जाओ। ठीक सर। थैंक यू काका गेमिंग। मैं इधर नहीं दिख रहा, कुछ देर अब यहां जान दो। तो उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए सर्विस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके मुताबिक रेट ऑफ एक्सचेंज लेके चलते हैं। तो उसकी तो बात हुई खत्म। और ये वाली बात रूल नंबर 34 में दे रखी है। बीच बीच में पेटीएम क्वेश्चन आएगा, अलर्ट रहिएगा। सेक्शन नंबर 15 का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। और सपोर्ट के लिए रूल्स कहां से कहां तक के आते हैं फटाफट से बताइएगा। हालांकि पेटीएम क्वेश्चन नहीं है, बोल दूंगा जो क्वेश्चन पेटीएम होगा। सर 27 से लेकर 35 तक के आते हैं। तो इसमें से रूल नंबर 34 ने आपको रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में जानकारी दी है। अब इसे कर दो आप साइड में, इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है। इसका काम सिर्फ कन्वर्जन का होता है। जहां तक सवाल है रेट ऑफ टैक्स का, तो भाई मेरे ये सी इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी याद हो भी नहीं सकते। तुम्हें क्या, हमें याद नहीं हो सकते, इतने सारे रेट्स होते हैं। पर हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रेट आते हैं 1%, 5 या 6, वो हमें याद रखना होगा। ठीक, अब आप बात करते हैं अपने वैल्यू को लेकर। तो वैल्यू में सबसे पहले पहला फंडा यही आता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू, बशर्ते कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल हो एंड रिलायबल हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वैल्यूएशन रूल्स की तरफ चले जाते हैं, जहां पर यह बताया जाएगा बेसिकली 3 मेथड होते हैं वैल्यूएशन के पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर: कंपैरेटिव, कंप्यूटेड एंड बेस्ट जजमेंट। तो रूल नंबर 27, 28, 29 ऐसे करके जो आपके दे रखे हैं, ये वैल्यूएशन की बात करके चलेंगे जब ट्रांजैक्शन वैल्यू को असेसेबल वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट ना किया जा रहा होगा। खैर वो बाद की बात है, फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। इसका फ्लो रेसिपिएंट से यहां पर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, ये नहीं लिखा कि प्राइस एक्चुअली रिसीव और रिसीवेबल, नहीं, पेड और पेबल आपके एंगल से लिखी गई परिभाषा। टू द सप्लायर और ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, मेरे कहने पर अगर किसी मेरे आदमी को आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी पेमेंट मुझे ही किया हुआ माना जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री बनाते समय आप मुझे ही उसमें डेबिट कर रहे होगे। ठीक, भले पेमेंट किसी और को किया है। राइट, अच्छा जी। इसमें हम कुछ एक एडजस्टमेंट भी अपनी करके चलते हैं। एडजस्टमेंट को शॉर्ट में डिनोट करते हैं ईडियट्स के नाम से। ईडियट्स में आई मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी फॉर डिस्काउंट्स, ईडीआई, आई मतलब इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ईडी, ओ मतलब अदर टैक्सेस, और टी मतलब नहीं, ओ मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, टी मतलब आपके अदर टैक्सेस जो हो गए, एंड इडियट्स एस, एस मतलब सब्सिडी। इनके लिए एडजस्टमेंट हमें करनी होती है, और जो भी निकल के आएगा वो अपना यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाती है। इसमें दिक्कत है तो यहां मूव कर जाते हैं। ठीक, अब हमारी एक और चीज आती है कि कभी कभी सरकार ना वैल्यू को फिक्स कर देती है। आप जानते हैं, सपोज करो पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रही हो, ठीक,
तो उसमें कस्टम्स के मुताबिक उसकी असेसेबल वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। क्योंकि अगर कोई भी चीज उस दुनिया के अंदर ज्यादा फड़फड़ाती है तो लोग उसके पर कतर देते हैं कि अब फड़फड़ा, फिक्स कर देते हैं उसे। तो ऐसे ही हमने इसके पर कतर दिए। वैल्यू बहुत फड़फड़ाती है गोल्ड की, सिल्वर की, पेट्रोलियम की, तो हमने फिक्स कर दिया आजा मेरे राजा, और जो फिक्स वैल्यू होती है उसी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही यहां पर कुछ एक आर्टिकल्स की वैल्यू को फिक्स करने का अधिकार है, और अगर वैल्यू फिक्स कर दी गई है तो फिर तो ना ट्रांजैक्शन वैल्यू की जरूरत, ना वैल्यूएशन रूल्स की जरूरत, ऐसे की तैसी में जान दो रेडीमेड असेसेबल वैल्यू मिलेगी और बात बन जाएगी। क्यों जी? हाँ सर। तो हम एक तरफ से निपटाते हुए चलते हैं बातों को, तो पहले इसको देखते हैं यहां पर आकर कि ये क्या है, इसकी डिटेल प्रॉपर यहां पर इसका एक आसान भाषा में देखो ना। मैंने अपनी कॉम्पैक्ट बुक के अंदर जिसे मैंने बोला ना हाईली इंप्रूव्ड, ये हाथ से लिखी हुई लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान भाषा में सारी बातें लिखी हुई हैं। एक छोटा सा सर्कुलर भी यहां पर आया हुआ है, उसकी बात भी कर रखी है, सब्सिडी है, डिस्काउंट है, बड़े प्यार से आसानी से सारी बातें कर रखी हैं। लेकिन डीटी का पेपर देने के बाद आपको ये आसान लैंग्वेज भी आपसे नहीं पढ़ी जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, उसके विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और इतने सारे जो पेजेस आप देख रहे हैं, यहां तक के पेजेस हमने खत्म कर दिए भाई साहब, ये भी हमने खत्म कर दिया, और इन 8-9 पेजेस को भाई साहब एक पेज पर समराइज किया है। ये है हाईली इंप्रूव्ड कॉम्पैक्ट बुक की खासियत। क्या है इसमें, एक पेज को पढ़ लिया तो आपको 8-9 पेजेस को पढ़ने का सुख प्राप्त हो जाएगा। ये रही ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस यहां पर आ जाएगी। और जो एडजस्टमेंट करनी है भाई, आपको तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन अपना सॉल्व करोगे ना आप लोग, कि यहां पर्टिकुलर्स आ गई, एडजस्टमेंट आ गई, निकल आई अपनी वैल्यू। क्यों सर जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यहां पर आकर कहते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक जैसे पैकिंग, लोडिंग, वोडिंग, तो इनमें तो कुछ ज्यादा झमेला है नहीं, जो भी है आप उसे यहां पर ऐड कर देते हैं, इट इज इनक्लूडेबल। बिल्कुल ठीक है साहब। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो सोचिए, ठहरिए, देखिए मत, सोचिए। डिस्काउंट 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉर्मली टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री सप्लाई और पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई का मतलब सप्लाई से पहले हो या सप्लाई के साथ भी हो। तो ऑब्जेक्टिव यह है कि जब डिस्काउंट दिया जा रहा होगा वो इनवॉइस का हिस्सा बन रही होगी, मतलब इनवॉइस में उसकी अकाउंटिंग आ गई होगी। 100 का माल है, 10 का डिस्काउंट, 90 नेट प्राइस उसके अंदर दिख रहा होगा, अकॉर्डिंगली उसी के ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा, तो उसमें तो झगड़ा है नहीं। लेकिन जब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाता है तो सोचिए, शुरुआती दौर में तो जो इनवॉइसिंग की होगी वो फुल वैल्यू की हो गई होगी, मतलब 100 रुपए का तो 100 रुपए की हो गई होगी। अब चूंकि सप्लाई के बाद दिया जाना है, ऐसे आपके माइलस्टोन बेस्ड डिस्काउंट हो सकते हैं, ईयर एंड बेस्ड डिस्काउंट हो सकते हैं, कि डिस्काउंट का मिलना एक कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको ये टॉफी मिलेगी डिस्काउंट नाम की। तो उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1 कि जो आप डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई देने की बात कर रहे हो, उसके लिए आपके और रेसिपिएंट के बीच में पहले से अग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप डिस्काउंट पास ऑन करोगे तो इनवॉइस तो चूंकि फुल वैल्यू का था, अब लेकिन पैसे आएंगे कम, तो उसे कागजों को ठीक करने के लिए आपको क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। और जब क्रेडिट नोट आप दोगे डिस्काउंट को पास ऑन करने के लिए, तो आपकी तो जो जीएसटीआर 1 में जब जाएगा तो आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगी, और करस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट का आईटीसी भी रिड्यूस होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है, उसने अपना आईटीसी नहीं गिराया, तो वो सरकार आपको आपकी लायबिलिटी को करस्पॉन्डिंगली गिराने नहीं देगी। तो एग्रीमेंट चाहिए और करस्पॉन्डिंगली वो अपना आईटीसी भी रिड्यूस कर ले, तभी आप इसका यहां पर मजा ले सकते हो। ये वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। ठीक साहब, आगे बात करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं सब ऐसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल हाथ से देसी अंदाज में। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट को लेकर। तो इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली डिलेड कंसीडरेशन के इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर आकर, क्योंकि इंटरेस्ट की चर्चा इससे पहले एग्जम्पशन चैप्टर में भी हुई थी। अगर इंटरेस्ट लोन का, एडवांस का या डिपॉजिट के ऊपर है, एलडीए लोन, एडवांस या डिपॉजिट के ऊपर है। अभी लोन शोन चाहे बैंक से हो, साहूकार से हो, आपके पड़ोसी से हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिपॉजिट वगैरह या जो भी लोन शोन है ये बैंक से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो लोन, एडवांस और डिपॉजिट पे ब्याज है वो तो एग्जेम्प्ट है, तो जब एग्जेम्प्ट हो गया तो यहां चर्चा में क्यों लेकर आए उसको हम। लेकिन इसके अलावा डेफर्ड कंसीडरेशन हुआ, डिलेड कंसीडरेशन हुआ, या क्रेडिट कार्ड के चार्ज हो गए, उसको भी एक इसी एंगल से देखकर चलते हैं, तो वो आपके यहां पर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, अब चूंकि डिस्काउंट के लिए आपको कागजों को ठीक करने के लिए क्रेडिट नोट देना पड़ता है, तो अब चूंकि यहां तो शुरू में आपने इनवॉइस 100 की अगर वैल्यू तो 100 का दिया होगा, बाद में इंटरेस्ट डाल दिया आपने, है ना, तो अब ज्यादा पैसा आएगा, तो उसे ठीक करने के लिए आपको एक डेबिट नोट यहां पर डालना पड़ता है। उससे आपकी लायबिलिटी चढ़ जाती है और सामने वाले को आईटीसी भी अकॉर्डिंगली उस पर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के मुताबिक इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई रिसीव्ड बेसिस पर लिया जाता है, और इसमें यह कहा जाता है कि आपको जब जितना पैसा इंटरेस्ट का एक्चुअल में रिसीव हो रहा है, उस पैसे को आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए जो भी जीएसटी आ रहा है अकॉर्डिंगली आप उसे पे करके चलेंगे। अगर आपके पास में इंटरेस्ट का पैसा आया ही नहीं तो आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज के ऊपर कोई किसी प्रकार की जीएसटी लायबिलिटी बनती नहीं है। तो जब मिला, जितना मिला, उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए जीएसटी भरना होगा। रिसीव नहीं होता है इन एक्चुअल तो कोई जीएसटी की बात नहीं की जाएगी। अभी जो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस डिपॉजिट, ये आपका एग्जम्पशन कैटेगरी में चला जाता है, ये एक्सक्लूड यहां पे कर दिया जाएगा। ठीक सर जी, वेरी गुड। आप यहां ना पार्टिसिपेट करते रहिएगा, आराम आराम से बातें कर रहे हैं, आप भी लगे रहोगे तो मेरी तिरछी नजर इधर रहती है। ठीक है, लगे रहो। उसके बाद में आगे बात करते हैं ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी ऑफ सप्लायर। ये क्या है कि जो 10,000 आपने मुझे देने थे तो मैंने कहा भैया 8,000 मुझे दे दे, 2,000 मेरे बिहाफ पर इसको दे दियो। आपने कहा ठीक है जी, क्या दिक्कत है। तो आप मुझे डेबिट कितने से करेंगे? 10,000 से। आप उसे क्या जानो, मतलब आपने उसको दिया मतलब आपने मुझे दिया। तो यहां पर ये जो सप्लायर्स ऑब्लिगेशन था, मेरी लायबिलिटी थी, और वो पेड बाय द रेसिपिएंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं यहां पर आकर ऐड कर दो, ऐसे यहां पर किया जाता है। आगे हैं अदर टैक्सेस आपके, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को, जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस को छोड़कर बाकी एक्साइज ड्यूटी हुई, इंपोर्ट ड्यूटीज हुई, या और कोई सेस वगैरह जो भी हुआ, वो सब का सब आपका यहां पर ऐड किया जाता है। अब कस्टम्स के अंदर आया है आपका एक एआईडीसी। एआईडीसी नाम का एक सेस आया ना एग्रीकल्चर के संबंध में, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें देखना आप लोग। शुरुआती दौर में कंफ्यूजन थी कि ये लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, बट फाइनली वो है आपके लिए। तो एआईडीसी है जो कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। डिटेल में चेक करने के लिए 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला, उस वीडियो को देख लीजिएगा, करीब 45-50 मिनट का वीडियो है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो एआईडीसी एक इंपोर्टेड गुड्स पर लगने वाला सेस है। अगर एग्जाम में वो दे रखा हो तो सर उसे भी ऐड करके चलेंगे, जीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस को छोड़कर। बाकी जो कुछ भी अदर टैक्सेस हैं सबको ऐड किया जाएगा। पर ठहरो, रुको जरा, व्हाट अबाउट टीसीएस? जो टीसीएस होता है ये इंटरिम लेवीज होती हैं, नॉट ए फाइनल टैक्स। तो इसको टैक्स का दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसलिए अदर टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा और इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, यानी टीसीएस एक्सक्लूड रहेगा। टीडीएस, ओ भाई साहब रुको, ठहरो, टीडीएस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बिलिंग कर दी 100 रुपए प्लस 18 की, तो टीडीएस तो वो काटता है, तो मेरे एंड पर जुड़ने या ना जुड़ने का, घटने या ना घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे एंड पर तो 100 रुपए की बात थी, 100 रुपए पर ही जीएसटी की बात करी जाएगी, मतलब टीडीएस भी आपका एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक, अच्छा जी ये हो गई यहां पर आकर बात। अब बात करते हैं सब्सिडी की। तो सब्सिडी में ना आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1, सब्सिडी देने वाले कौन हो? गवर्नमेंट। लेने वाला कौन हो? सप्लायर। रेसिपिएंट को डायरेक्ट सब्सिडी अगर मिलती है, जैसे गैस सिलेंडर पे मिलती है, तो उसको शाम बात नहीं करेंगे उसकी यहां पे हम। देने वाली सरकार हो, लेने वाला सप्लायर हो, और वो आपकी यूनिट से लिंक होनी चाहिए, पर यूनिट आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। तो तीनों बातें अगर पूरी होती हैं तो सब्सिडी को एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसे इंक्लूड किया जाएगा। अब आपके डाउट आ जाते हैं सब्सिडी को लेकर कुछ, कि जैसे मान लीजिए आपसे 4 तरह से प्ले किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। कैसे भला? कि जो गिवन वैल्यू इज आफ्टर, आपको जो वैल्यू दी है, जैसे मान लो गिवन वैल्यू 10,000 की, सब्सिडी 1,000 की,
गिवन वैल्यू इज आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी या नेट ऑफ सब्सिडी है, यानी कि इस वैल्यू में से सब्सिडी घटी हुई है और ये गवर्नमेंट ने दी थी। तो गवर्नमेंट ने दी है तो घटाई जाती है, ऑलरेडी घटी हुई है तो फिर वैल्यू क्या रहेगी 10,000, कुछ नहीं करना आपने। और अगर ये नॉन गवर्नमेंट ने दी होती तो घटनी नहीं चाहिए, पर जो वैल्यू दे रखी है इसमें घटी हुई है तो वापस ऐड बैक कर दो, ये आपका 11,000 यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ग्रॉस वैल्यू आपको दे रखी है सब्सिडी की एडजस्टमेंट किए बिना और वो सरकार ने दी है, तो अगर ये 10,000 की वैल्यू ग्रॉस है विदाउट टेकिंग इफेक्ट ऑफ सब्सिडी तो घटा दीजिए, मैं माइनस कर दूंगा यहां पर आकर। और अगर नॉन गवर्नमेंट ने दी है तो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस ही रहेगी, क्या दिक्कत है, घटाएंगे नहीं, यानी वैल्यू अपनी 10,000 की 10,000 ही रहेगी। तो 4 तरीके से क्वेश्चन के अंदर आपके साथ प्ले किया जा सकता है। सही बात है जी, यस सर। तो ये आपका सेक्शन नंबर 15 एक पेज में सिमट जाता है। तो बजाओ जोर से ताली। हाँ सर जी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने हम रूल्स को लेकर। रूल्स के लिए यहां पर आइएगा कि जब ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी यहां पर अवेलेबल नहीं है या फिर वो रिलायबल नहीं है तो बात करते हैं। यहां मुख्यतः जो भूमिका अदा करते हैं आपके रूल नंबर 27, 28 और 29 करके, इनका साथ दे रहे हैं, मतलब इनकी जो धुनों पर साथ दे रहे हैं इनके सह कलाकार 30 और 31, ये सबके साथ में है, कॉमन है तीनों के लिए। 30 में बात करता है 110% ऑफ कॉस्ट और 31 में बात करता है वो बेस्ट जजमेंट की। तो यहां पर आकर जब हम बात करते हैं रूल 27 कब लगता है, 27 एक जनरल रूल है और बाकी दोनों एक स्पेसिफिक सिचुएशन को पकड़ के चलते हैं। तो जनरल रूल के मुताबिक जब कंसीडरेशन होली या पार्शली आपका मनी फॉर्म में नहीं आ रहा है, जैसे भी ये पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो यहां रैंक मैंने बना रखी हैं और मैं सच बता रहा हूं इस डायग्राम पे बड़ी बड़ी मेहनत लगी हुई है। दिखने में बड़ा सीधा साधा सा आसान सा है लेकिन बहुत मेहनत है इसके ऊपर। रैंक नंबर 1, आपकी पहली पसंद क्या होती है, कमला पसंद, मतलब अगर मैं ये चीज यहां से सप्लाई कर रहा हूं और बदले में मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं वैल्यू किसकी ढूंढ रहा हूं, इसकी ना, इसकी वैल्यू ढूंढ रहा हूं ना मैं, क्योंकि मुझे इसी का रेट चाहिए, इसी की वैल्यू चाहिए, इसी का वैल्यूशन कर रहा हूं, सारा काम इसी से हो रहा है, तो वैल्यू भी इसी की ढूंढूंगा। तो कहते ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू कह सकते हैं यहां पे से, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, यानी कि जो जारिया है, क्या हो रहा भाई साहब, जो जारिया है उसकी सप्लाई। लेकिन अगर इसकी सप्लाईज की वैल्यू अवेलेबल ना हो तो, मतलब मार्केट में यूजुअली सेल ना किया जा रहा हो, जैसे मेडिसिन जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली अपना कुछ फॉर्मूला होती है तो उसे बस वो कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं, आउटसाइड मार्केट में नहीं बेचते हैं, तो फिर क्या करोगे, तो फिर ये देखो अगर जारिया है कि वैल्यू नहीं पता है तो ये देख लो कि आ क्या रिया है, जो आरिया है उसकी वैल्यू पकड़ लो, जो कंसीडरेशन में आया, हो सकता है पूरा इनकाइंड कंसीडरेशन आए यानी नॉन मॉनेटरी, हो सकता है कि कुछ मॉनेटरी कुछ नॉन मॉनेटरी आए, तो जो भी है जोड़ लीजिए आप, जो भी है वही उसकी वैल्यू यहां पर कंसीडर करी जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू भी अवेलेबल ना हो तो हो सकता है कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो, कोई एंटीक्स हो या कोई और कस्टमाइज चीज हो जो नॉर्मली उसकी ऊपर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर ना आरिया है ना जारिया है, तो फिर देखो कि खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया मतलब कोई तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट ये था इसी का सिमिलर, अब थोड़ा लीक से हट गए, जो सिमिलर है तो सिमिलर की अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसे पकड़ लिया जाएगा। तो ना आरिया है ना जारिया, बट खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है, तो वैसे करके बात करके चलते हैं। लेकिन अगर सिमिलर की वैल्यू भी अवेलेबल ना हो तो रूल 30 और 31 जिंदाबाद, 110% ऑफ कॉस्ट या फिर बेस्ट जजमेंट। कॉस्ट माने क्या, कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग योर सर्विसेज, उसकी बात यहां पर करी जाती है। ठीक, वैसे एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए कॉस्ट निकालना इतना आसान काम तो होता नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या पड़ती है
तो यार जब गुड सप्लाई होता है तो वहां थोड़ा सा निकाल पाते, लेकिन सर्विस सेक्टर में कॉस्ट पर क्लाइंट निकालना थोड़ा मुश्किल काम यहां पर हो जाता है। सो इन्होंने कहा है कि प्रोविजंस ऑफ 110% ऑफ कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर मैंडेटरी है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑप्शनल है। मतलब कि ये जो रैंक 1 2 3 दे रखी है, आपको इसी फ्लो में आना होगा। जो गुड्स में डील करने वाले हैं पहले ये ना बने तो ये फॉलो करना पड़ेगा, ये ना बने तो आप यहां पर आएंगे। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर है तो पहले ये, और यहां से आप डायरेक्ट यहां पर जंप कर सकते हैं, 2 को स्किप कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। इज इट ओके? यस। अब बात करते हैं रूल नंबर 28 की। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में अप्लाई किया जाता है। कौन कौन सी? कि सर जब ट्रांजैक्शन डीम्ड डिस्टिंक्ट के बीच में की जा रही हो या रिलेटेड पार्टी के बीच में की जा रही हो। आपको क्या लगता है जब इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वापस बदले में वहां से प्रैक्टिकली कुछ आता है? आता भी होगा तो बहुत रेयर सिचुएशंस में, 100 में से 2-4 केस में। जनरली रिटर्न कुछ नहीं आता है। ठीक, यहां पर आकर क्या हुआ है कि 2 चीजें तो यहां पर बढ़ी हैं नई एज कंपेयर टू रूल नंबर 27, और एक चीज यहां पर माइनस हुई है, अदरवाइज बेस वही है 27 वाला। जो बढ़ा है वो आपका यहां डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है। एक रैंक 1 और रैंक 2 जो है आपकी ये बढ़ गई हैं। जो रैंक 1 है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि देखो भाई, डीम डिस्टिंक्ट के बीच में या रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है और B2B ट्रांजैक्शन है, सामने वाली पार्टी पूरा का पूरा ITC ले लेगी, तो हमें पता है ऐसे हालात में वास्तव में सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। हां, जो टैक्स पेयर है इसका पैसा ब्लॉक जरूर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो सरकार ने इसका सोल्यूशन निकाला कि काम करो, यहां पर आप मन मर्जी वैल्यू ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो वैल्यू आप ले सकते हो। तो हमने कहा साहब मनमर्जी वैल्यू ले रहे हैं और आपको वास्तव में कोई फायदा हो भी नहीं रहा, तो फिर इसे सप्लाई ही क्यों मानते हो आप? शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई मत मानो। तो वो कहते कि नहीं साहब, हमें रेवेन्यू ना सही लेकिन हमें कंट्रोल तो चाहिए ना। रेवेन्यू जहां नहीं मिलता सरकार को एटलीस्ट कंट्रोल तो चाहिए ना, कि बीच में से कोई लैग मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि जहां मिसिंग होगी वहीं से लूप होल क्रिएट होंगे, लोग इधर उधर भाग जाएंगे, चोरी होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है जी, तो जो भी आप बोलेंगे, जो तुमको हो पसंद वो वैल्यू डाल देना, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू या असेसेबल वैल्यू के रूप में कंसीडर करवा दिया जाएगा साहब। रैंक 2 ऑप्शनल है, और ये रैंक 2 बेसिकली अप्लाई अगर हो भी सकती है तो बताइए किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, या तीनों पर? जवाब दीजिएगा। ये ऑप्शन अगर एप्लीकेबल हो भी सकता है तो किसके ऊपर? अगर हम ये बोल भी रहे हैं कि भैया आपके लिए ऑप्शनल है, तो किससे बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। सर यहां पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं ट्रेडर से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कंसेप्ट आता है 90% ऑफ प्राइस 2 का, P2 का 90%, कि यहां से माल आगे पहुंचता है, तो यहां तो जो वैल्यू थी वो दिक्कत है उसमें, तो कोई बात नहीं, आप वैल्यू यहां से पिक कर लीजिए। लेकिन यहां से वैल्यू पिक कर रहे हैं पर चाहिए इस पॉइंट की वैल्यू, तो यहां से वापसी लेकर आएंगे और इसका इस वैल्यू का 90% यहां पे करवा दिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, जब इधर से आते हैं हम तो क्या करते हैं? इधर से आने का मतलब कि जो हमारी कॉस्ट वॉस्ट है उसे जोड़ते जाड़ते हुए आते हैं, तो यहां क्या करते हैं? कॉस्ट में 10% जोड़ देते हैं। तो इधर से आते हैं कॉस्ट निकालते हुए तो 110%, और आगे से ऐसे आ रहे हैं 10% घटा दिया, 90% पकड़ लेते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि यहां जो गुड्स ये गया था यही गुड्स आगे सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से फैब्रिक की बात कर रहे थे, आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करती रेडीमेड गारमेंट बना दिया। तो फैब्रिक का वैल्यूएशन करने के लिए रेडीमेड गारमेंट के वैल्यू को तो बेस नहीं बना सकते ना। तो जो यहां से गया वही आगे फर्दर सेल होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ट्रेडर लोगों के लिए है, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए नहीं है। आगे बात समझ में? पहले हां बोलो। ये अगर ऑप्शनल है भी तो सिर्फ ट्रेडर के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर यहां पर आ ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चरर की बात हो ही नहीं सकती। अगर ऑप्शन है भी तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर लोगों के लिए। ठीक, ओके सर जी। हां, और जहां से आप उठा रहे हो ये 90%, तो क्या ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो चलेगा? नहीं।
अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो P2 आपका जेन्युइन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये एक URP ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सेम गुड्स आगे बेचा जाना चाहिए। तो वैसे वाले हालातों के अंदर आकर हम कह सकते हैं कि 90% ले लिया जाएगा, पर इट इज ऑप्शनल। तो सोचिए यहां पर आकर फिर आगे क्या बोलते हैं, आगे है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। वही अपना कॉपी पेस्ट होकर आ रहा है, ये ग्रीन पोर्शन कलर से ध्यान दीजिएगा। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई जो जारिया है, और अगर ये ना हो तो जो आरिया है, और ये भी ना हो तो जो खड़ा खड़ा मुस्कुरारिया है, ये भी ना हो तो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ बाय जजमेंट, वही कॉपी पेस्ट है। पर ये मैं क्या देख रहा हूं, आरिया है तो ब्लैंक पड़ा है, वो तो है ही नहीं। तो ऐसा क्यों भाई, यहां बाकी सारा वही बेस कॉपी पेस्ट कर दिया गया ग्रीन पट्टी वाला, लेकिन एक चीज मिसिंग है कि जो आ रहा है उसकी वैल्यू नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम लेके चल रहे हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पार्टी की बातें जो कर रहे हैं, तो अमूमन इसमें जनरली प्रैक्टिकली कुछ आता है ही नहीं। आता भी होगा तो बहुत कम सिचुएशंस में आता होगा, इसलिए इन्होंने ये वाला एलिमेंट यहां से हटा ही दिया है। ठीक साहब, तो क्या बना, तो इसमें ये दो नई चीज बढ़ गई, एक मनमर्जी वैल्यू और एक 90% ऑफ P2, दो बढ़ गई हैं। और ये वाली जो वैल्यू है ये यहां से घट गई है, -1 इसका यहां पर आकर ये हो गया है। ठीक साहब, यस, याद रहेगा या भूल जाओगे मेरे बच्चा, बड़े अच्छे से मैंने सारा आपके लिए डिजाइन ये किया हुआ है सर, याद रहेगा। गुड। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो बताइए आपको कैसे मूव करना होगा। सर अगर हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो देखो ये चलेगा, हाँ चल जाएगा, और पहले ये देख लेंगे, उसके बाद में ये तो खैर है ही नहीं, इसके बाद सीधा आएंगे यहां पर, हम यहां पर ओपन मार्केट वैल्यू देख सकते हैं, ये है ही नहीं, और ये देखेंगे, और कॉस्ट वाला ऑप्शनल है तो सीधा यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक बोला मैं, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये वाला तो है ही नहीं, और ये वाला जो कॉस्ट वाला था ये ऑप्शनल है, तो इसे स्किप वो मार सकता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर यहां रहेगा रैंक 1 पे, ये मैन्युफैक्चरर के लिए है ही नहीं, और बाकी ये सीक्वेंस उसे फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेडर है तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो ले चाहे तो ना ले, स्किप करना चाहे स्किप कर सकता है, सीधा यहां से यहां जंप मार सकता है, और ऐसे ऐसे करके यहां पर वो आ जाएगा। राइट, ओके, ग्रेट। आ गया ये, आगे यहां पर क्या किया गया है देखो, इसमें कुछ नहीं है, ये इसी का कॉपी पेस्ट है और यहां पर आकर इन्होंने बस एक माइनस कर दिया है। अगर मैं पिछले वाले से तुलना कर रहा हूं तो जो मन मर्जी वैल्यू वाली रैंक 1 थी ना, मन मर्जी वाला सौदा यहां पर हटा दिया गया है। प्रिंसिपल एजेंट की बात कर रहे हैं, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स या फिर सिमिलर गुड्स, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है रूल नंबर 28 से। बस एक चीज नहीं है, पहला वाला जो ऑप्शन था कि मन मर्जी आप वैल्यू रख सकते हैं, उसे हटा दीजिए। तो आप चेक कर लीजिए, इतना पोर्शन ये जो है ये यहां से कट करके इधर इन्होंने पेस्ट मार दिया है। राइट मेरे बच्चा, ऐसे करके यहां पर बात कर दी जाती है। तो यही है आपके रूल नंबर 27, 28, 29 रेड विद रूल नंबर 30 एंड 31। अब आता है आपका यहां पर 31A करके आता है। ठीक, 31A में हम लोग लॉटरी की बात करते हैं। क्या खास बताया गया है लॉटरी के अंदर? सर खास ये बताया गया है कि लॉटरी के जो टिकट होते हैं वो राउंड फिगर में होते हैं 100 का 200 का ऐसे करके होते हैं। लॉटरी एक्शनेबल क्लेम होती है और एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं, और राउंड फिगर में वैल्यू होती है, तो इसके ओवर एंड अबव जीएसटी नहीं होता है। जो भी है यही वैल्यू होती है कि 100 रुपए का कस्टमर ने लॉटरी टिकट खरीद लिया, तो ओवर एंड अबव जीएसटी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लिया जाता है। तो इसी वैल्यू को, टिकट की वैल्यू को ही हम लोग मानकर चलते हैं। क्या भला? सर टिकट की वैल्यू को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाता है। और ये रेट याद रख लीजिएगा, आज की डेट में लॉटरी के संबंध में जो जीएसटी का रेट है वो 28% का है। तो इंक्लूसिव ऑफ वैल्यू होगी, अगर मान लीजिए 100 रुपए की वैल्यू है तो इंटू 28 डिवाइड बाई 128, तो ऐसे तो जीएसटी निकल आएगा। और 100 या मान लो 200 रुपए की टिकट की वैल्यू थी, तो आपको वैल्यू निकालनी है एसेसेबल वैल्यू, तो 100 डिवाइड बाई 128, ऐसे करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक साहब? यस सर। तो यहां पर बात हो गई साहब। ये दूसरा एक और बात देखना,
कि ये जो आप वैल्यू पकड़ रहे हो ना, लॉटरी की जो वैल्यू पकड़ रहे हो, ये वैल्यू कौन सी होती है। ये सपोज करो फेस वैल्यू 200 रुपए की थी, लेकिन प्रीमियम पर बिक रहा है टिकट 220 पर बिक रहा है, तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू कौन सी पकड़ेंगे, 220 की पकड़ेंगे। और अगर डिस्काउंटेड रेट पे बिक रहा है तो 200 का माल 150 में बिक रहा है तो 200 पकड़ के चलेंगे, विच एवर इज हायर, उसको यहां पर पकड़ लिया जाएगा साहब। ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर एक और चीज बताई जाती है कि जो आपका ये बैटिंग या हॉर्स रेसिंग जो होती है, इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया है कि आप ऐसे मत माना, देखो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, तो लॉटरी को तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं, लेकिन जो बैटिंग वेटिंग होती है तो बड़े अमाउंट वैसे भी होते हैं, तो यहां पर ये फंडा मत लगा देना कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो बैटिंग, गैम्बलिंग वगैरह के केस में जो वैल्यू होगी दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड उसके ओवर एंड अबव नॉर्मल तरीके से जैसे और चीजों में जीएसटी कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक बात, यस सर। उसके बाद आता है आपका यहां पर रूल नंबर 32 मेरे बच्चा। 32 में कई सारी ट्रांजैक्शंस आपकी दे रखी हैं, फॉरेक्स की है, एयर ट्रेवल एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, सेकंड हैंड गुड्स है, कई सारी बातें दे रखी हैं। तो आइए मैं आपको सीधा लिए चलता हूं रूल नंबर 32 पर। रूल नंबर 32 जो है उसका लीगल कंटेंट आपका यहां ये दे रखा है साहब, प्रॉपर तरीके से है पूरा कंटेंट। ये राजी रूल नंबर 32 का यहां से। एंड अच्छा, एक और चीज रहेगी ना शायद आपकी, वो रह गई, नहीं वो आगे आएगा। ठीक, तो रूल नंबर 32 के अंदर जो बातें दे रखी हैं वो 6 पॉइंट हैं इसके अंदर। पहले में आता है फॉरेक्स। तो पहले मैंने फॉरेक्स की पूरी लिंकेज करके यहां आपको दे रखी है कि भाई ये जो फॉरेक्स की जो ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं, तो ये एक प्रकार से मनी तो ना गुड्स है ना सर्विस है, पर उसके संबंध में सर्विस दी जा रही है फॉर ए कंसीडरेशन, फॉर ए कंसीडरेशन, तो उसे हम यहां पर सर्विस मानकर चलते हैं और उसी की बात करते हैं। एग्जाम्पशन में देखते हैं कि फॉरेक्स की जो डीलिंग आपस में होती है, बैंक बैंक, डीलर डीलर या बैंक डीलर के बीच में, वो जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है। तो उसका वैल्यूएशन क्या करोगे, जो पहले से ही एग्जाम्प्ट है। तो हाँ, जब एंड यूजर के साथ की जाती है तो जीएसटी जाता है, और जाता है तो वहां रूल 32 के मुताबिक क्या ऑप्शन दिया गया है। तो बड़ी बात सबसे पहले ये समझें, रूल 32 एक ऑप्शन है। जैसे गदर एक प्रेम कथा है, वैसे ही ये रूल 32 एक ऑप्शन है। फॉरेक्स के संबंध में ऑप्शन क्या दिया गया है हम बताते हैं आपको। यहां पर आइए, यहां रखते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। चाहे आप सेल कर रहे हो या फिर आप परचेज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इंडियन रुपीज में यहां निकाल लीजिए, और वो भी पर यूनिट में निकाल लीजिए आप। ठीक, ये यहां रख ली। आप इसकी तुलना कर दीजिए आरबीआई के रेफरेंस रेट से, और जो भी इसमें मार्जिन दिखे, जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, वही यहां पर डीम्ड कमीशन तय किया जाता है, और नंबर ऑफ यूनिट की आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपकी यहां पर वैल्यू निकलकर तैयार हो जाती है। ठीक साहब, यस सर। लेकिन लोग दूसरे के सुख को देकर जल जाते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये चुरा लिया गया, आरबीआई रेफरेंस रेट आपको नहीं दिया गया, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा। पेटीएम क्वेश्चन 10 रुपए, पेटीएम क्वेश्चन 10 रुपए। रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन को। सबसे पहले सही जवाब कौन देगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन वैल्यू इंडियन रुपीज में है ही नहीं, तो क्या करोगे। अगर ये चुरा लिया तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा जी, वो आपको बताना है। तो इन दोनों के सब्स्टिट्यूट क्या होंगे इनकी अनुपस्थिति में। प्रियंका राठी, और मुझे ध्यान है प्रियंका ने शायद पहले भी मुझसे इनाम जीत रखा है। प्रियंका राठी सही जवाब पहला। सर अगर ये नहीं तो 1%। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू इंडियन रुपीज में और मल्टीप्लाइड बाई 1%, जो भी आएगा, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये ना हो तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। सर इसका बताओ, फटाफट बताइए। सर इसका सब्स्टिट्यूट है यहां पर कि ऐसा होगा तब जब दोनों करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी होंगी। तो जो दोनों ही अकड़ी पड़ी हैं करेंसी, तो पहले उनकी ना अकड़ ढीली करो। दोनों करेंसी को आरबीआई रेफरेंस रेट के पैमाने पर रखकर इंडियन रुपीज में तब्दील करो, और उनमें जोन सी वाली कम हो या ज्यादा हो,
जौन सी वाली कम हो, उसमें आप मल्टीप्लाई करके चलेंगे 1% की, तो बात यहां पर आकर बन जाती है ऐसे करके। ये टेबल आपकी पूरी हो गई। तो देखिए कितनी खूबसूरती से हमने पढ़ा मालिक कि दो चीजें ये तो हमेशा याद रहती हैं, ये ना हुआ तो इसका सब्स्टिट्यूट ये रहा, और ये ना हुआ तो इसका सब्स्टिट्यूट ये रहा कि दोनों करेंसी को आरबीआई रेफरेंस रेट से मोल्ड किया, जो कम हुई उसमें 1% की मल्टीप्लाई मार दी, बात खत्म, जय जय श्री राधे। ठीक साहब, आगे बढ़िएगा। आगे क्या बोलते हैं यहां पर आकर, ये क्वेश्चन मैंने यहां पे करके दे रखा है, आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन भी साथ में है। ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ये कह रहा कि सुनो, अगर पहला ऑप्शन पसंद ना आया हो तो आप इसे ले लीजिएगा। अब ये क्या है, वो कह रहा देखो, अगर आपकी ट्रांजैक्शन का जो लेवल है, जो ग्रुप है, वो 1 लाख तक का है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन है आपकी, तो यहां पर लीजिए 1% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू यहां निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर आपकी ट्रांजैक्शन का ग्रुप ये वाला है 1 लाख से ऊपर पर 10 लाख तक का है, तो पहले 1 लाख के लिए 1,000 फिक्स कर दिया, और 1 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट है उस पर 0.5% निकालेंगे, जो आएगा वो असेसेबल वैल्यू बना दी जाएगी। आगे बात करते हैं, तो अगर 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो 5,500 फिक्स। वो कैसे फिक्स हुआ, पहले 1 लाख के लिए 1,000 और अगले 9 लाख के लिए 0.5% से 4,500 रुपए। तो इस प्रकार से आपका 5,500 फिक्स कर दिया पहले 10 लाख के लिए, और 10 लाख के ऊपर जो भी है उस पर 0.1% यहां पर हम कंसिडर करके चलते हैं मालिक। ऐसी वाली बात यहां पर बोल दी जाती है। तो यहां 1 था, यहां उसका आधा कर दिया, यहां उसका 1/10 कर दिया दरअसल देखा जाए तो। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप इस ब्रैकेट को मत भूल जाना, इस रेंज को मत भूल जाना। पर ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है वो कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा पर ट्रांजैक्शन 60,000 तक जा सकती है। आपकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू अगर ये इस रेंज में आ रही है फिर तो वही लिख देना, और अगर इस रेंज से नीचे सपोज 200 रुपए निकल के आई, या मान लो 20,000 की ट्रांजैक्शन थी, अब 20,000 का 1% में निकालता हूं तो 200 रुपए आते हैं, तो आपको घसीट के रेंज में लाना पड़ेगा, 250 करना पड़ेगा। और मान लीजिए बड़ी ट्रांजैक्शन थी, ये 70,000 आपकी कैलकुलेशन निकाल के दे रही थी, तो उसे यहां पर ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, आप 60,000 पे लाके उसे रोक देंगे। तो इस ब्रैकेट के बाहर आप नहीं जा सकते। आपसे गलती एग्जाम में होगी तो इसी ब्रैकेट के संबंध में होगी, इस चीज को खास ख्याल रख के चलिएगा। ठीक, ये ऑप्शन बी हो गया जिसका क्वेश्चन दे रखा है विद सॉल्यूशन, आप चाहें तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद एयर ट्रेवल एजेंट। दो बातें याद आनी चाहिए, बेसिक फेयर का, किसका, बेसिक टिकट में बहुत सारे चार्ज रखे होते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है सिर्फ बेसिक फेयर पर, उसका 5% अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो। और फ्लाइट अगर इंटरनेशनल है तो क्या करें सर जी, तो भाई फिर आपको करना है वहां पर आकर 10% ऑफ बेसिक फेयर, मतलब इंटरनेशनली घूम रहे तो भाई साहब क्या कहने, है ना। तो वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा यहां पर साहब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की हम लोग बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एक बात बताइएगा, जब ये इंश्योरेंस की कोई सर्विस दी जाए, बेसिक बात को पकड़ो ना यार, मैं आपको सच बता रहा हूं, विश्वास करना मेरी बात का, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। लॉ उतना कठिन नहीं होता जितने कठिनता से इसे परोसा जाता है। हम कितने सहजता और आराम से बात कर रहे हैं, आपने देखा क्या मैं तेज तेज बोल रहा हूं, टक 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 ऐसे बोल रहा हूं, नहीं, हमारे शब्द सधे हुए हैं, आराम से बोल रहे हैं, और आराम से स्पीड भी हमारी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। तो सहजता और सरलता से चीजों को हमें समझना चाहिए, और खासतौर पे ऐसे चैप्टर। तो जो इंश्योरेंस की सर्विस यहां पर होती है साहब, तो इसका कंसीडरेशन बताइए क्या होता है सर। इंश्योरेंस की सर्विस बेसिकली इसका दूसरा नाम और असल नाम होता है रिस्क कवर। यह है रिस्क कवर की सर्विस, और इसका जो प्रीमियम आएगा, तो प्रीमियम के आगे हमें सही जोड़ना चाहिए, प्रीमियम फॉर रिस्क कवर। अब जो प्रीमियम होता है कभी कभी वो सिर्फ रिस्क कवर के लिए नहीं होता, उसमें गुड इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी बीच में शामिल हो जाता है यार। अब क्या करें, तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाते हुए शर्म नहीं आएगी, आएगी, वो डिपॉजिट वाला पार्ट बन जाता है। हमें तो ये देखना है कि रिस्क कवर के लिए कितना आया। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं बात को। मान लो मैं बैंक हूं और तुम मेरे पास डीडी बनवाने के लिए आते हो, आपने कहा 1,000 रुपए का डीडी बनाओ, मैंने कहा ठीक है जी। तो 1,000 रुपए का डीडी बनाना है तो मैं आपसे 60 रुपए मेकिंग चार्ज हो गए, तो 1,060 रुपए आपसे लूंगा मैं।
तो मुझे जीएसटी 1060 पे भरना है, या जो मेरी सर्विस थी उस सर्विस के कंसिडरेशन पे भरना है? मेरे पास आया जरूर 1060, पर माई जीएसटी लायबिलिटी इज ओनली ऑन ₹60। तो यहां पर पूरा जो प्रीमियम आता है उस पूरे पे नहीं, हमें उसमें देखना है कि हमारा जो सर्विस रिस्क कवर वाली, उस रिस्क कवर की सर्विस का प्रीमियम कितना है, उस पे जीएसटी आना है। तो कुछ टर्म इंश्योरेंस होते हैं, मैंने भी ले रखा है टर्म इंश्योरेंस 5 करोड़ रुपए का, मेरा करीब करीब 70-80 हजार रुपए साल का जाता है उसमें। वो सिर्फ रिस्क कवर के लिए होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट एक धेले का नहीं। जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स का भी टर्म इंश्योरेंस होता है। गया तो गया, ठीक है जी, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर उसमें इन्वेस्टमेंट शामिल है और आपको पता है शुरू में ही नोन है कि इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है। तो जितना इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन उसे एक्सक्लूड कर दो, और जो प्रीमियम ओनली फॉर रिस्क कवर जो निकल के आता है उस पे आपका जीएसटी लग जाएगा। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता, वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी की इंटरनल पॉलिसी होती है कि वो उसको कैसे एलोकेट करते, कैसे बंटवारा करते हैं। हमने कहा ऐसी की तैसी में जान दो तुम्हारी पॉलिसी को, हमें टैक्स चाहिए ना, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो हमने फिक्स किया कि पहले साल के लिए 25% पॉलिसी का, हाँ पॉलिसी का पहला साल है तो वहां 25%, और सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ पॉलिसी है तो 12.5% की वहां पर बात कर रखी, 12.5% एवरी ईयर, फिर आगे बात कर सकते हैं। मान लो मेरी 5 साल की पॉलिसी थी, तो पहले साल का जो प्रीमियम जाएगा उसमें से 25% रिस्क कवर मानेंगे, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट, और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें साल के अंदर 12.5% रिस्क कवर के लिए मान लिया जाएगा। वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है मेरे बच्चा। लेकिन अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी हो तो, मतलब वन टाइम प्रीमियम जा रहा हो तो 10% उसमें हम रिस्क कवर के लिए मान के चलते हैं, और अकॉर्डिंगली उसकी बात यहां पर कर दी जाती है। समझ में आ गई बात? मुद्दे की बात क्या है कि वी वांट प्रीमियम फॉर रिस्क कवर, राइट? यस। आगे बोलते हैं सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब जरा बात को समझना, ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि जीएसटी एक वैट है, हैं? क्या कह रहे हो सर जी? जीएसटी एक वैट है, हाँ सर। कि कैसे, अगर हम 100 रुपए का सामान लेकर आते हैं, 18 रुपए का जीएसटी है, इसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी 50 रुपए की, यहां बना दी 150 रुपए, और 18% से जीएसटी लगाया तो 27 रुपए बन गया, 157 वैल्यू आ जाती है। आउटपुट जीएसटी हमारे यहां पर 27 का है, 18 का आईटीसी हो गया, 9 रुपए यहां पर आ जाते हैं। सब आप 9 रुपए का जीएसटी ऐसे भी तो निकाल सकते थे ना, कि 50 रुपए पकड़ा और इस 50 रुपए का सीधा 18% निकाल दो, बात खत्म। अभी भी तो 9 रुपए निकल के आएगा ना। लेकिन हम नेट में काम नहीं करते, हम ग्रॉस में काम करते हैं कि भाई पहले इस पर निकाला, फिर पूरे इस पे निकाला, और इसमें से इसमें घटा दिया, ऐसे निकाल दिया। ऐसी अप्रोच हम क्यों अपनाते हैं? वाई नॉट? हम नेट क्यों नहीं अपनाते? हाँ, नेट अपनाते अगर हम सिंगापुर होते तो। मतलब ये कि वहां हर चीज के ऊपर एक फ्लैट रेट है 7% का। चूंकि यहां पर रेट अलग हो सकता है या अलग हो सकता है, इस कारण से नेट की अप्रोच काम नहीं करती, क्योंकि जब नेट पे लगाओगे तो फिर कौन सा रेट लगाओगे? ठीक, अच्छा जी। तो जैसे मैं यहां पे अगर मैं बराबर रेट रखता हूं तो मेरा नेट का फॉर्मूला काम करता है, लेकिन अगर रेट में अलग कर दूंगा तो फिर नेट वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बट सिद्ध मैंने कर दिया कि अल्टीमेटली है ये वैल्यू एडेड टैक्स ही। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत लोग होते हैं जो सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सोफा पुराना खरीद कर ले जाते हैं, यहां तक कि बेड के गद्दे भी पुराने खरीद के ले जाते हैं कि पुराने गद्दे बेचिए, वैसे करके। तो यहां घरों से लोग अपना पुराना सामान अपने घरों से बेच देते हैं इनको। अच्छा, जब ये लेकर आए होंगे बाजार से सामान अपने घरों में यूज करने के लिए, तो आईटीसी वाईटीसी तो मिला नहीं होगा, पर्सनल यूसेज है। आगे जब इन्होंने बेचा है तो यहां भी कोई इनवॉइस वगैरह नहीं दिया होगा, है ना, कोई जीएसटी की कोई बात नहीं हुई होगी, और यहां पर आ जाता है। तो जो वैल्यू ये पे करके आ रहा होगा, अल्टीमेटली उस वैल्यू के अंदर जीएसटी कंपोनेंट होगा या नहीं होगा? होगा, छिपा बैठा है, दिख नहीं रहा पर होगा। लेकिन चूंकि यहां कोई टैक्स इनवॉइस वगैरह की बात नहीं हो रही, उसे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस नहीं है पीछे। अब यहां पर उसने यही चीज सोफा सेट अगर इतने में बनाकर बेच दिया तो उसको जीएसटी भरना पड़ रहा पूरा का पूरा 2700 रुपए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी तो जेब से गया है अल्टीमेटली इनडायरेक्टली, बट आईटीसी नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला निकाला गया कि काम करते हैं, तुम्हारे साथ सिचुएशन ही यही है, तो तुम्हारे लिए ये नेट वाला फॉर्मूला दे देते हैं कि जो तुम्हारी वैल्यू एडिशन है सिर्फ उसके ऊपर हम कैलकुलेट करके चलेंगे, राइट? अच्छा जी। अगर सर ये कॉर्पोरेट से लेकर आए तो
जैसे कंपनी है, कंपनी ने सोफा खरीदा, यहां पर आईटीसी बुक किया, आगे डिस्कार्ड किया, टैक्स इनवॉइस दिया होगा, जीएसटी की बात हुई होगी, फिर तो आईटीसी ले सकता है, जीएसटी पे किया आईटीसी ले पाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला रूल 32 के अंदर जो दे रखा है उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर ये नेट अप्रोच आपको अप्लाई करने के लिए बोला गया है कि आप ये कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक सब, यस सर। पर कभी कभी ना हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसकी कॉस्ट भी पता नहीं चल पाती कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक मुझे ये वैल्यू नहीं पता होगी तो क्या मैं वैल्यू एडिशन निकाल सकता हूं? बताइए जरा। जब तक मुझे एक्विजिशन वैल्यू, परचेज वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू पता नहीं होगी, क्या मैं भाई वैल्यू एडिशन क्या होता है? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर मुझे वही पता नहीं है तो ये मैं निकाल ही नहीं सकता भाई, प्रॉब्लम है। और ये इस तरह का केस बनता है जैसे कि गुड्स रीपोजेस्ड कि एक बैंक है, उसने किसी के लिए कार फाइनेंस कर दी और कार की किस्तें पूरी नहीं हो पाई, बैंक वाला गाड़ी खींच कर ले आया। अब बैंक वाला गाड़ी खींच कर तो ले आया और उसे आगे ऑक्शन में बेचेगा भी, तो जितने में बेचेगा वो प्राइस तो अवेलेबल हमें होगा, लेकिन जो वो खींच कर ले आया, वो खरीद कर नहीं लाया, खींच के लाया गाड़ी को, उस गाड़ी की वैल्यू क्या है? जब तक उसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी एज ऑफ नाउ, तो मैं वैल्यू एडिशन कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि आप ऐसे केस में ये करना। बताइए क्या फॉर्मूला है, बोलो ना। सर सीए इंटर आईटीसी के लिए दिसंबर 21 वाली, हाँ देख सकते हो, कोई चेंज नहीं है आईटीसी में। अच्छा एक बात है, पता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी है ना कि यार मुझे 2 दिन में सारा खत्म करना है, तो पुराने रिवीजन वीडियोस हैं पिछली बार वाले, वो देख सकते हो, क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट के साथ आप देख लेना, है ना। लेकिन बिल्कुल फ्रेश है तो मैं फ्रेश तो मैं देख के चल रहा हूं, मेरा फर्ज बनता, मेरा कर्तव्य बनता है, ये है कि नहीं जी? हाँ सर जी ठीक है। और आप भी समझते हो 31 मार्च है, सारे कागज पत्र इधर से उधर फैल जाते हैं साहब, आप जानते हो, इतने सारे नोटिस के गट्ठर लगे हुए हैं आजकल। तो आपको पता, आप जाते होगे ना ऑफिस में, देखते होगे हर ऑफिस में नोटिस आया हुआ है। आप जानते हैं वाली बात, हर ऑफिस में नोटिस आया हुआ है। अपनी कॉलोनी में देख लेना, हर तीसरे घर में नोटिस आया हुआ है, या तो जीएसटी का या इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है 148A करके, जान ले रखी है, सबको एक तरफ से, सबको नोटिस है। यस सर। तो यहां पर आइएगा, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि भाई फॉर्मूला नहीं बताया आपने कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से बात कर सकते हैं। अच्छा जी ठीक। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा हो, सेल प्राइस मेरा है यहां पर 100 रुपए का और परचेज प्राइस मेरा आ रहा था 110 का, तो यहां वैल्यू एडिशन कितना हुआ? सर वैल्यू एडिशन का मतलब पॉजिटिविटी। अगर नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव मतलब 0 मानकर चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं होती, 0 उसको कर दिया जाएगा। ठीक। एक क्वेश्चन दे रखा है काला का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें 3 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिसमें कि उसे आईटीसी नहीं मिल पा रहा, लेकिन एक चौथी ट्रांजैक्शन में आईटीसी मिलता है। तो जहां आईटीसी मिलता है तो वहां ग्रॉस अप्रोच, और जहां आईटीसी नहीं मिल पा रहा है वहां नेट अप्रोच लगा देंगे, बात खत्म। दूसरा, क्योंकि पहले तीनों के अंदर हमें लगाना है अपना नेट अप्रोच, तो आप ये मत करना कि इन तीनों का टोटल मारा, इसका तीनों का टोटल मारा, ऐसे नहीं करना। आपको इंडिविजुअली चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो। जैसे सेल प्राइस इसका 275 का है, परचेज वैल्यू आपकी 3 लाख की है, तो यहां वैल्यू एडिशन आपका 0 निकल के आएगा। लेकिन अगर आपने ग्रुप में कर लिया ऐसे, तो ग्रुप बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा जैसे सीए में मिल जाता है कि एक ग्रुप में 202 नंबर और एक ग्रुप में 198, बच्चा पास। तो एक ग्रुप को दूसरा तार ले गया, तो ऐसे ही यहां पर ये जो 25,000 की कमी आ रही है, इसे दूसरे कार की पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब कर जाएगी। तो आप इकट्ठा मत करना, 1 बाय 1 सबका ट्रीटमेंट देख के चलना कि किस पर कितना वैल्यू एडिशन आ रहा है। लास्ट वाले में ग्रॉस अप्रोच है, 950 पे निकालना, और 8 लाख पे शायद बता रखा 130 का, तो वो अपना कर देंगे। सॉल्यूशंस का कंप्लीट मैंने यहां पर दे रखा है आपका। ठीक। गुड्स रीपोजेस के संबंध में भी बता रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है यहां पर आकर। एक बच्चा कह रहा था सर इलस्ट्रेशन डाल दो, मैंने डाल दिए। ये देखो, सेल प्राइस ऑफ द कार 31 लाख रुपए का है, कॉस्ट प्राइस यहां पर बता रखी 30 लाख। कैसे आए 30 लाख? वैल्यू एडिशन वो यहां मैंने बता रखा है। कार खरीदी गई थी 40 लाख रुपए की इस डेट पर, लोन लिया था 32 लाख रुपए का, तो कार की वैल्यू क्या थी? 40 लाख रुपए। 5% पर क्वार्टर के हिसाब से घटना शुरू में थी 1/7/2017 की, यहां से लेकर 10/9/2018 तक, 10/9/2018
18 तक की हमने कैलकुलेशन यहां तक की कर दी मालिक, जब इसको बेचा जा रहा है क्वार्टर निकाल दिए, 5 क्वार्टर बनते हैं तो अपना 25% यहां से घटा दिया, कॉस्ट आगे निकल के ये रही। क्योंकि कार खरीदी नहीं गई थी, खींची गई थी, तो उसकी खींची हुई की कॉस्ट या वैल्यू निकाल दी हमने, और जो वैल्यू एडिशन आया वो हमारा ये है, इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दी जाएगी। ठीक साहब? यस सर। कूपन और वाउचर के बारे में बिना देखे बताइए आपको क्या पता है। देखिए कूपन, आप किसी भी किताब को उसके कवर पेज से जज करना चाहिए या उसके अंदर जो कंटेंट है उससे। बहुत पुराना डायलॉग है कि भाई किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, अंदर कंटेंट से। ऐसे ही जो वाउचर होता है, तो वाउचर की फेस वैल्यू से उसका वैल्यूएशन होगा या उसकी परचेजिंग पावर से, उसकी इंट्रिंसिक पावर से उसका वैल्यूएशन होगा। सर इंट्रिंसिक पावर से फेस वैल्यू 1000 रुपए की थी, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर यह है कि वो 1200 रुपए की शर्ट खरीद के ला सकता है, तो उसकी वैल्यू 1200 रुपए रखी जाएगी। और वैसे भी कूपन से क्या मतलब है, हम टैक्स कूपन के ऊपर नहीं लगाते, उस कूपन के तहत जो सप्लाई की जा रही है। कूपन तो एज ए कंसीडरेशन, जैसे पैसा दिया, पैसे के बजाय कूपन दे दिया, तो कूपन तो एज ए कंसीडरेशन रोल प्ले कर रहा है। टैक्स तो असल में उस चीज पर लगाया जा रहा है जो उसके अगेंस्ट सप्लाई की जा रही है। तो 1000 रुपए के कूपन के अगेंस्ट में 1200 की शर्ट दी जाती है, तो जीएसटी 1200 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा साहब। ठीक है जी? हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक है, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है जी साहब। आगे ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं है, इसकी कोई वर्थ नहीं, लिखा जरूर है पर वर्थ इसकी कुछ भी नहीं है। आगे आती है केरला फ्लड सेस, केएफसी की बात करते हैं। तो केएफसी जो है आपकी, ये केरला में फ्लड आया था तो वहां पर ये लगाई गई थी। तो इसमें बताया गया था कि ये सिर्फ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन पे लगेगी। अगर मान लीजिए कि केरला से अगर दिल्ली के लिए सप्लाई की जा रही है, तो क्या यहां केएफसी आना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर लगा तो केएफसी का लोड इस पर आ गया, तो वहां की फ्लड का ये क्यों पे करके चले भाई साहब? नहीं, तो इसलिए इंटरस्टेट पे नहीं आएगा, सिर्फ इंट्रा पे ही आएगा। इंट्रा में भी क्या B2B ट्रांजैक्शन पे आना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि यहां पे किया वहां क्रेडिट मिल जाएगा। तो इंट्रा पे आएगा, उसमें भी B2C ट्रांजैक्शंस पर उसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्या इसका बंटवारा होगा? जी नहीं, ये सिर्फ केरला की जो स्टेट है वो अपने पास में रख के चलेगी, और 2 साल इसकी लाइफ बताई गई थी। ठीक, ऐसे करके छोटी सी बात यहां पर ये आ जाती है जी। 1% की दर से इसको लगाया जाएगा। वैल्यू कौन सी होगी? वही जो अपनी असल वैल्यू होती है। जैसे मान लो 1000 रुपए की वैल्यू है, तो जीएसटी आएगा ऑन 1000। यस सर। अगर मान लीजिए कॉम्पनसेशन सेस भी है, तो वो भी आएगा ऑन 1000। यस। और यहां आएगा केएफसी जो आएगा, ये भी ऑन 1000 ही आपका निकाला जाता है, तो इस वैल्यू पर ये आ जाती है। तो B2C इंट्रास्टेट सप्लाईज हैं, उन्हीं पर कैलकुलेट इसको किया जाता है। रूल नंबर 33 आता है, इसमें बात करता है प्योर एजेंट की। मामला क्या है, बात करते हैं। यहां पर एक रेसिपिएंट आदमी है और मैं यहां पर एक सप्लायर हूं। ठीक, तो मेरी इनकी डील यहां पर हो रही थी। अब यहां पर कोई वो आ जाता है, थर्ड पार्टी यहां पर आ जाती है। अब ये इसको अप्रोच करता है कि भैया मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट करा दो। हमने कहा ठीक करा देंगे। तो मैं इसको अपना बिल दूंगा जो मेरी खुद की सप्लाई है, और मैंने उससे बात की और मैंने बिलिंग यहां उसकी ऐसे करके करवा दी है। वो बिलिंग मेरे थ्रू नहीं हुई, डायरेक्ट बिलिंग यहां पर हो जाती है। यानी कि थर्ड पार्टी से जो भी सप्लाई की जा रही है उसका एक्चुअल यूजर, कंज्यूमर, बेनिफिशियरी सब कुछ यही है। हाँ, पेमेंट क्या था, वो पेमेंट मेरे थ्रू रूट हुआ है कि मैंने इसको यहां पर पेमेंट दे दिया था, मैंने इसको पे कर दिया, और फिर ये वाले चार्जेस, ये मेरी सर्विस का भी मुझे पे करके चलेगा, और जो रीइंबर्समेंट है जो अगला वाला है उसको भी ये मुझे पे कर देता है। ठीक, पेमेंट मेरे थ्रू रूट हुआ है लेकिन इनवॉइसिंग डायरेक्टली करी गई है। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए मेरी खुद की जो इनवॉइसिंग या जो अपनी सप्लाई थी वो लाख रुपए की बनती थी, और 5 लाख का ये रीइंबर्समेंट की बात हो रही थी। ये इनवॉइस यहां पर 5 लाख की अपनी बनती थी। तो यहां पर जो मैं टैक्स लगाऊंगा इस बंदे के ऊपर, 1 लाख पर या 6 लाख पर? अरे भैया मैं 6 लाख पे क्यों लगाऊंगा? वो इनवॉइसिंग मेरे थ्रू रूट आउट थोड़ा ना हो रही है, वो डायरेक्ट हो गई। उस 5 लाख पे टैक्स लग चुका है, 1 लाख पे मैं लगा दूंगा मेरी सर्विस पे। अच्छा, अगर ये इनवॉइसिंग ऐसे रूट आउट हो रही होती तो, कि ये मैंने इसको इनवॉइसिंग करी, फिर आगे यहां इनवॉइसिंग हो रही, अगर ऐसे से हो रही, इसने इसको करी, इसने इसको करी, तो
अगर ऐसे घूम रही है इनवॉइसिंग, फिर तो यहां जो टैक्स लगा उसका आईटीसीए क्लेम कर लेगा और फिर 6 लाख पर आगे ये सप्लाई यहां पर कर देगा। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट बिलिंग हो रही है और रिइंबर्समेंट एक्चुअल बेसिस पे लिया जा रहा है, मतलब प्योर एजेंट की कैपेसिटी में लिया जा रहा है, तो फिर रिइंबर्समेंट को एक्सक्लूड किया जाता है। और रिइंबर्समेंट को इंक्लूड कब करते हैं? जब या तो कमीशन की मिलावट आ जाए या फिर जो बिलिंग है वो ऐसे ऐसे करवा दी जाए, तो फिर वहां पर वो अपना ऐड कर दिया जाता है। सिंपल सी बात आपकी ये है, इलस्ट्रेशन देके समझाया है और प्योर एजेंट को परिभाषित भी किया है कि भाई यहां पर कमीशन की मिलावट नहीं होनी चाहिए और जो एक्चुअल यूजर बेनिफिशियरी कंज्यूमर है वो डायरेक्ट पार्टी होती है। डायरेक्ट हमारी जो पार्टी है वो होती है, वो मेरे थ्रू रूट आउट नहीं किया जाता है, तो ये प्योर एजेंट होगा, एक्सक्लूडेबल है। इसके अलावा वो इनक्लूडेबल यहां पर करवा दिया जाता है। ठीक है सर। अच्छा जी, एक बात बताना, जैसे मान लीजिए यहां पर ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी एक सीए फर्म है, ओके। यहां पर एसआरएफ इसका क्लाइंट है और यहां पर थर्ड पार्टी होटल वोटल जो भी होते हैं वो सब होते हैं। तो इनकी बिलिंग कैसे होती है? होटल वाला हो गया, टैक्सी वाला हो गया, रेस्टोरेंट वाला हो गया, खाना पीना ऑडिटर का जो होता है, तो बिलिंग डायरेक्ट होती है या इनके थ्रू रूट आउट होती है? सर बिलिंग ऐसे रूट आउट होती है, यहां से यहां होगी, फिर यहां से यहां होगी और इसी रूट से पेमेंट होता है, डायरेक्ट नेक्सस नहीं होता है। तो ऐसे में ये जो रिइंबर्समेंट है, जो एक्चुअल कॉस्ट पे ही एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट होता है, तो उनको यहां पर ये इसमें शामिल करके चलते हैं। 20 लाख रुपए की अपनी फीस थी, 2 लाख रुपए के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थे, तो जीएसटी अपना 22 लाख पे यहां पे लगवा दिया जाएगा। और कौनो दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है, शाबाश मेरे बच्चा, आगे बढ़िएगा। तो ये था आपका यहां पर प्योर एजेंट का रूल नंबर 33 करके। आगे 34 आता है, इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज की बात हम ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं। और यहां पर आता है रूल नंबर 35, उसमें बस ये बताया गया है कि जब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू दे रखी होती है तो उसे अलग कैसे करते हैं। तो ये बात तो आप 5वीं क्लास में सिखा दिया गया था आपको कि डिवाइड बाई 118 या 128 जो भी मामला है वैसे करवा दिया जाता है। ठीक, यस सर। यहां आगे एक सर्कुलर आया हुआ है, चैप्टर अपने घर को जा रहा है, इसका सूरज छिपने वाला है। एक छोटी सी बात यहां पर बोली गई है, कैसे भला, आइए मैं बताता हूं। ये मैंने इसकी प्रेजेंटेशन नहीं थी तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कोई। ये एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं, एयर इंडिया वगैरह, यहां कस्टमर होते हैं। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर जो ढेरों सुविधाएं होती हैं जिनका हम लाभ लेते हैं, चाहे लॉन्ज की सुविधा हो, चाहे टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर, तो उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कौन करता है भाई? अब जहाज कंपनियां तो हमें उड़ा के ले जा रही है, उसके पैसे ले ली, बात खत्म। तो वो सब मेंटेन कौन करता है? वो सब संपत्ति होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो अपनी जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब वो आपसे डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं होते कि भाई लाओ बाथरूम वॉशरूम लॉन्ज यूज किया, 100 रुपए लाओ, 200 रुपए लाओ, ऐसा नहीं होता। पैसे लेती जरूर हैं लेकिन इनके थ्रू लेती हैं कि भैया तुम हमारे ब्याह पे कलेक्शन एजेंसी बन जाओ और इनसे टिकट के साथ ही पैसा कलेक्ट कर लेना और हमें लाकर दे देना। समझ में आ गई बात? सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो सर्विस में सप्लायर कौन हुआ? सप्लायर ये हुए और रेसिपिएंट ये हो जाते हैं। ठीक, और ये बीच में कलेक्शन एजेंसी का काम करती है। तो इनकी अपनी यहां 3 ट्रांजैक्शन बन गई। एक इनकी अपनी खुद की सप्लाईज, ठीक, नंबर 2 एक इनकी सप्लाई हो गई, और नंबर 3 कलेक्शन एजेंसी के रूप में ये कुछ पैसे भी इनसे कमीशन के तौर पे चार्ज करेंगे। उस पर जीएसटी क्या होगा? तो पहली ट्रांजैक्शन पर नॉर्मल जीएसटी लग जाएगा, दूसरी पर सप्लायर या रेसिपिएंट इस पर नॉर्मल जीएसटी लग जाएगा, और तीसरी जो ट्रांजैक्शन है उसमें सप्लायर होंगे ये और कमीशन मिलेगा इनसे, कलेक्शन चार्जेस इनसे मिलेंगे। तो मान लीजिए 100 रुपए पे 5 रुपए कलेक्शन चार्जेस बनते हैं, तो 5 रुपए के ऊपर इनको जीएसटी यहां पर भरना पड़ जाएगा। इतनी सी बात यहां पर बोली गई है। राइट सर, ओके जी, ये तीनों बातें मैंने आपको यहां पर बता भी रखी हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहां पर आकर मेरे कबूतर खत्म हो जाता है। देखिए लगभग 1 घंटे का समय हुआ है, हर एस्पेक्ट को टच किया है हमने। समय कितना हुआ एग्जैक्ट मुझे बताएंगे कोई? हर एस्पेक्ट को टच किया है और इतनी खूबसूरती के साथ, सहजता के साथ पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट मालिक किया है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम की, क्या बोलता है इसमें। अब ज्यादा तो मुझे बोलने की जरूरत है नहीं। जो छोटे मोटे कारोबारी लोग होते हैं ना भाई, तो
उनको यहां पर वो मंथली रिटर्न फाइल करना, ये सब करना, तो वो उनकी थोड़ा बर्डनसम होता है। तो इनके लिए सरकार एक समाधान योजना लेकर आई, इनकी समस्या का समाधान। पता है इसका हिंदी में नाम होता है समाधान योजना। मेरे पड़ोसी कपड़े का कारोबार करते हैं, वो मुझसे कह रहे हैं जब जीएसटी आया था कि समाधान योजना बताओ क्या है। अब मैं बड़ा परेशान, 2017 की ही बात है। मैंने कहा यार मैंने तो पूरा जीएसटी R&D कर लिया, पर मुझे समाधान योजना जैसी कोई चीज नजर नहीं आई उसके अंदर। फिर मैंने देखा है क्या है, और मैंने कहा यार कंपोजिशन स्कीम को बोलते हैं समाधान योजना, तो मुझे वहां से याद हो गया ये। जी सर, रिवीजन कब कंप्लीट हो जाएगा? 4 अप्रैल ऑल रिवीजन विल बी कंप्लीटेड। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं, यहां नॉर्मल बात जानते हैं कि भाई कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए क्वार्टरली रिटर्न होती है, क्वार्टरली पेमेंट होता है, और ये अपने इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, और अपने बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी अमाउंट कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। बिल के ऊपर, दुकान के ऊपर लिखा होता है कि मैं कंपोजिट डीलर हूं, मुझे श्राप लगा हुआ है, मैं आपसे जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन वाली जिसपे हाथ पे लिखवा दिया था कि मेरा बाप चोर है। ऐसे ही इनको लिखवाना पड़ता है, गुदवाना पड़ता है इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर और अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पे कि हम कंपोजिट डीलर हैं, हमें आपसे टैक्स वसूल करने का अधिकार नहीं है, ऐसे करके। पेन बेस्ड स्कीम है, अगर आपके मल्टीपल कारोबार, मल्टीपल दुकान है, तो या तो सबके लिए कंपोजिशन लीजिए या फिर सबके लिए आप रेगुलर स्कीम में रहिएगा। तो ये जो स्कीम है आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। एक है गुड्स फोकस्ड स्कीम और एक है आपकी सर्विस फोकस्ड स्कीम। 2 हैं, पहले शुरू में ये आई थी, फिर बाद में 2019 में सर्विस फोकस्ड भी लॉन्च कर दी गई थी। अगर मैं मेल फीमेल के एंगल से देखूं तो ये जो स्कीम है इसे मैं बोलता हूं बॉयज हॉस्टल। क्या? बॉयज हॉस्टल गुड्स फोकस्ड स्कीम को। और जो सर्विस फोकस्ड स्कीम है ये है गर्ल्स हॉस्टल। बात को समझने के लिए कुछ टेक्निकल बातें होती हैं, आसानी भाषा में ही समझ में आ पाती हैं, वरना समझ में तो आ जाएंगी, भूल जाते हैं। हाँ, बीच में चैप्टर रह गए थे, सारा कराऊंगा, मेरे कबूतर, मेरे बच्चा, मेरे नेहा, सब कराऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। मैं तुम्हारा केयर करता हूं, ध्यान रखता हूं तुम्हारा मैं, चिंता मत करो तुम। तो यहां पर पहले बात करते हैं कि कुछ श्रापित व्यक्ति हैं जिनको उनकी समस्या के लिए समाधान योजना नहीं मिलेगी। श्रापित कौन कौन है? जो बॉर्डर पार करते हैं, जो बॉर्डर, अच्छा ये जो श्राप है, ये जो कंडीशंस हैं, ये हमें कहां देखनी है? देखो सबसे बड़ी बात, जितना बड़ा कर सकता हूं उतना बड़ा करूंगा इसको मैं। ये 6 कंडीशंस हैं, 6 प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आप इन 6 में से कोई एक हैं, सॉरी, आपके लिए समाधान योजना नहीं है, दूर हटो, हटो अगर आप ये हैं। लेकिन ये 6 कंडीशंस करंट फाइनेंशियल ईयर में चेक करनी है। अब पहली कंडीशन आती है कि भाई इंटर स्टेटमेंट डील ना करते हो। सर पिछले साल में करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल में तुमने क्या कांड करा कोई नहीं पूछ रहा, करंट ईयर में ये काम मत करना जिसके लिए आप कंपोजिशन ले रहे हो, ठीक? तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ना तो गुड्स में ना सर्विस में। सर ये सर्विस वर्ड ही क्यों आया? चूंकि हम यहां पर ये गुड्स फोकस्ड स्कीम पढ़ रहे हैं, बॉयज हॉस्टल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये इंटरस्टेट सर्विस कहां से आ गई? क्योंकि हम तो बॉयज ही बॉयज हैं, सर्विस की बात क्यों? बता रहा हूं, रुको जरा, रुको। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये बॉयज हॉस्टल है तो लड़की इसमें आ ही नहीं सकती है। अब आप अगर मान लीजिए बाहर रहते हैं, अपने घर से फ्लैट वगैरह लेके रहते हैं, तो क्या खाना बनाने वाली नहीं आती आपके फ्लैट पर? हम भी रहते थे आज से वर्षों पहले, दिल्ली में रहते थे, लक्ष्मी नगर में रहते थे, 11/277 हमारा फ्लैट नंबर था। मैं कई बार देखकर भी आया पीछे से, कई साल पुरानी बात हो गई, 22-25 साल पहले, 22-25 साल पहले 11/277 फर्स्ट फ्लोर कॉर्नर का मकान है, आप जाकर देख सकते हैं कभी भी। वहां हम रहते थे और एक खाना बनाने वाली वहां पर आया करती थी, हम 4 लोग रहते थे वहां पे, तो लड़के लड़के थे सारे। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि लड़की आ ही नहीं सकती, अब खाना कैसे खाएंगे भाई?
तो आना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही तो बॉयज हॉस्टल के अंदर ये रेस्टोरेंट वाली लड़की आ सकती है, खाना कौन बनाएगा, नहीं तो ठीक है जी। तो गुड्स फोकस्ड स्कीम है, बट इस सर्विस को आना अलाउड है। ओके, और क्या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो एक ऐसी चीज है जो शायद हर कारोबार में आपको मिल जाएगी। इसको मानिए जैसे कि आप हॉस्टल मालिक कोई लेडी हैं, तो मुझे बताइए क्या हॉस्टल मालिक बॉयज हॉस्टल है और हॉस्टल मालिक अगर कोई लेडी है तो क्या वो आ नहीं सकते? क्यों नहीं आएंगी? कौन रोकने वाला है उन्हें? अरे उनकी प्रॉपर्टी भाई, जरूर आएंगी, क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता उसके ऊपर। तो नॉर्मली पाबंदी होती है। अगर आंटी के यहां जाके कोई लड़का अगर लेता है कोई कमरा फ्लैट तो आंटी शर्त लगाती है कि देखो कोई लड़की यहां पे नहीं आएगी, रात को 11 बजे के बाद नहीं आओगे, शराब आप नहीं पियोगे, तो आंटी शर्त लगाती है ऐसे करके। लेकिन वो तो मकान मालिक है भाई, तो भाई इसको तो बात ही मत करो। इसकी तो कहने क्या कि अगर आपको इंटरेस्ट कहीं भी दिखाई देती है तो उस पर ना आंखों पे पट्टी बांध लो और गांधारी बन जाओ, बिल्कुल अलग से बोलो, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी पर्पज के लिए इस चैप्टर में ओनली इन दिस कंपोजिशन स्कीम इंटरेस्ट को हम देखेंगे ही नहीं, काटा मार देंगे। ठीक, ना एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय, ना टैक्स कंप्यूट करते समय, कहीं पर भी इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। शूट एट साइड। तो हॉस्टल मालिक है, उन पर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। आगे है क्या बॉयज हॉस्टल है और एक छोटी लड़की है, कन्या है, कंजक नहीं खाते जैसे नवरात्रे आते हैं, छोटी कन्या है 10 साल की, वो जा सकती है कि नहीं बॉयज हॉस्टल के अंदर? बेधड़क यस और नो? यस सर, वो जा सकती है। तो यहां पर बात कर रहे हैं चिरकुट सर्विसेज की, कि जो चिरकुट सर्विस हैं जो कि इन टोटलिटी टोटल टर्नओवर का 10% शेयर रखती हैं, वो यहां पर अलाउड हैं। 10% और इसका 5 लाख विच एवरेज हायर, तो 5 लाख याद रहेगा, 10% यानी 10 साल याद रख के चलना। ठीक, वो यहां पर जा सकती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सेल एंड सर्विस दोनों में अपना डील करते हैं, तो उनके लिए जरूरी था। घड़ी बेचते हैं और घड़ियों की रिपेयरिंग भी करते हैं, तो रिपेयरिंग कर ली तो मतलब आप कंपोजिशन नहीं दोगे, गुड्स फोकस्ड देनी पड़ेगी, बशर्ते कि जो रिपेयरिंग का कारोबार है वो 10% तक हो। मुख्यतः आपका कारोबार 90% कारोबार आपका घड़ियों का है, सेल का है, तो आपको स्कीम मिलेगी। तो बॉयज हॉस्टल है, 3 प्रकार की लड़कियां आ सकती हैं, खाना बनाने वाली, एक मालकिन और 10 साल की बच्ची। याद रहेगा बाबू, भूलोगे तो नहीं ना? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और तो इसलिए यहां पे चूंकि सर्विस का भी आना है, तो यहां सर्विस लिखा गया था कि इंटरस्टेट सर्विस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यस सर। तो इसलिए मैं सिर्फ ये नहीं बोलता कि गुड्स की स्कीम है, मैं बोलता हूं गुड्स फोकस्ड स्कीम है। ओके, आगे है नॉन टैक्सेबल। अब नॉन टैक्सेबल डीजल पेट्रोल है, क्या कंपोजिशन, क्या रेगुलर यार, हटाओ, क्या मतलब है? हु सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब याद करो, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो वेंडर, जैसे हाउस होल्ड लेडीज होती है, कपड़े का कारोबार करती हैं, साड़ियों का, सूट्स का, उनको तो हमने जीएसटी के दायरे में पकड़ने के लिए बड़े जाल बिछाया था। सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया था, टीसीएस का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करवाया था सेक्शन 52 के मुताबिक। तो आज यहां इतना खुला छोड़ देंगे कि जाओ 1% टैक्स भर दो? ना जी ना, उनको ये स्कीम देंगे ही नहीं, उनको रेगुलर स्कीम के अंदर ही रखवाया जाएगा। आगे आता है मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। ये जो आदमी है ना, जो पान मसाला बनाते हैं, टोबैको बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड बनाते हैं, टिप टिप बरसा पानी। टी मतलब टोबैको, आई मतलब आइसक्रीम, पी मतलब पान मसाला, ये कोल्ड ड्रिंक हो गई। एक और नया जोड़ दिया है इसमें, ब्रिक्स एंड टाइल्स यहां पर जोड़ दिए हैं। और ये रहा चैनी खैनी चैन से मजा लो, यहां से मुंह जलेगा, जलेगा तो ठंडा ये करेगा। ये पान मसाला खाओगे तो मुंह जलेगा, ठंडा ये कर देगा। और उसके बाद ब्रिक्स एंड टाइल्स ये नया ऐड कर दिया है। जय जय श्री राधे। तो अगर आप इनके मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर आपको ये वाली कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो बंजारे थे, इनको भी घेरने के लिए कितने स्पेशल प्रोविजन बनाए थे। एडवांस रजिस्ट्रेशन, एडवांस पेमेंट 5 दिन पहले, इधर। और अब तुम यहां 1% में लाके डाल दोगे तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये 6 कैटेगरी में अगर आप फॉलो करते हो इन करंट फाइनेंस,
पिछले साल में क्या कांड कर रखा था कोई नहीं पूछ रहा, करंट ईयर में इन 6 में आप फॉल नहीं करने चाहिए। अगर नहीं है तो अब आपसे बात करना शुरू करते हैं। ठीक, अगर आपको 6 बीमारियां नहीं है तो आपसे बात करते हैं। बात यह करते हैं कि देखो, आप चेक करो पिछले साल में आपका जो कारोबार था क्या वो 1.5 करोड़ तक सीमित है या 150 लाख तक सीमित है, अप टू यहां तक है? अगर हां तो बधाई हो, आप एलिजिबल हैं कंपटीशन स्कीम के लिए। अच्छा, इस कंप्यूटेशन के अंदर क्या आप इंटरेस्ट को शामिल करोगे? नहीं सर, इस कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट को देखते ही ऐसे घिसना पेन से कि दोबारा दिखाई ना दे जा पूरे पेपर के अंदर आपको। ठीक, किसी भी पर्पस के लिए आपको शामिल नहीं करना इंटरेस्ट को। राइट सर। अरे हाँ प्रियंका, तो वैसे करके जी, तो उसके बाद में तो अगर आपका यहां पर ये बनता है तो आप बधाई हो जी, आप एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन कब तक एलिजिबल रहेंगे? अब सक्सेस की खंबे पर चढ़ तो जाते हो, लेकिन कब तक टिके रहोगे ये मैटर करता है। मान लीजिए टर्नओवर का पैमाना ये 0 टर्नओवर आपका यहां पर है, 0 टर्नओवर यहां पर है, और यहां आपके 20 लाख पूरे ये हो गए और 150 लाख आपके यहां पूरे होते हैं। तो 0 यहां लिया था तो यहां से यहां तक 20 लाख, अगले ये बने 130 लाख, और 0 से काउंट करोगे तो 150 लाख। पहले मुझे बताइए देखो भाई, अगर आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी कितने पर आएगी? सर 0 से ही आएगी सर, पूरे के पूरे 150 लाख पर जीएसटी लायबिलिटी आएगी। ठीक बोला मैं? हां, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, शादी हो चुकी है, फिर तो इस साल में शुरू से ही आएगा, पूरे 150 लाख पे जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर लिया गया है, यहां शादी हुई है, तो यहां तो टैक्स की बात ही नहीं करनी हमने, इस एरिया का तो जीएसटी आएगा ही नहीं भाई। लेकिन हां, यहां 130 लाख जो आपका है, इस पर आपका पक्का पक्का जीएसटी आ जाएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन मुझे बताइए, हम एलिजिबिलिटी चेकआउट करने के लिए, क्योंकि उसमें बोलता ना कि करंट ईयर में 150 लाख तक आप एलिजिबल रहोगे, एलिजिबिलिटी चेकआउट करने के लिए 150 लाख कहां से काउंट करेंगे? क्योंकि अगर मैं 150 लाख आपके यहां से काउंट करता हूं 0 से, तो यहां बन जाते हैं, और अगर यहां से काउंट करता हूं तो कहीं आगे जाके बनेंगे। तो गवर्नमेंट ने चीटिंग कर डाली यहां पे। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई समाधान भी दिया, लेकिन जल्दी खत्म करो यार, मतलब जैसे 150 लाख पूरे होंगे आप रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन जाओगे, वैसे करके। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि भाई एलिजिबिलिटी के लिए हम भले ही आपके ये पहले 20 लाख पर जीएसटी नहीं है, लेकिन हम शुरू से ही काउंट करके चलेंगे। माइंड इट, एलिजिबिलिटी के लिए ऑलवेज 0 से काउंटिंग होगी, और टैक्सेबिलिटी के लिए नया रजिस्ट्रेशन है तो 20 लाख के बाद, और अगर एग्जिस्टिंग पुराना चल रहा है तो फिर तो यहां से नॉर्मली होगी ही होगी। बताइए बाबू मेरे, बात पकड़ में आ गई या नहीं आई? हां सर जी, आ गई है। तो बस बाकी सारे तो कॉमन प्रोविजंस हैं आपके। अब ये देखना है कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेंगे। दूसरा, आईटीसी ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना आईटीसी बुक कर सकते हैं ना सामने वाला बुक कर सकता है, इनका जो बायर होगा। ठीक, अच्छा जी। और अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा केस बनता नहीं है, अगर मान लीजिए इनवार्ड सप्लाई है और वो आरसीएम की है, तो उसमें जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो कंपोजिट रेट लगते हैं या फिर रेगुलर? तो यहां साहब जीएसटी का रेगुलर रेट लगाया जाएगा, क्योंकि हम अपनी सेल अपने कारोबार के लिए मिला हुआ है। अब आरसीएम में भरते तो दूसरे का टैक्स भरते ना बेसिकली हम, क्योंकि सरकार को उस पर भरोसा नहीं था, तो कहा कि तू भर दे, तो उसके लिए कंपोजिशन का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये शायद आपको देखने के लिए ना मिलेगा यहां पर आरसीएम प्रोविजन जरूर है, पर शायद ऐसा केस नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, सिक्योरिटी सर्विस होती है आपकी, है ना, सिक्योरिटी की सर्विस होती है, तो सिक्योरिटी सर्विस पे नॉर्मली आरसीएम लगाया जाता है कि अगर सामने रजिस्टर्ड पार्टी है तो। लेकिन उसमें ये एक्सेप्शन है आरसीएम चैप्टर के अंदर कि अगर वो सामने वाला रजिस्टर्ड व्यक्ति कंपोजिट डीलर है तो फिर आरसीएम नहीं लगाएंगे। उसके पीछे क्या कारण है कि यार अपना टैक्स तो भरा ना जा रहा रेगुलर में हमसे, दूसरे का भरवा लो। मतलब मैं अपने टैक्स के लिए कंपोजिशन ले रहा हूं कि मेरा टैक्स बनता, मैं नहीं भर सकता रेगुलर में, दूसरे का मैं भरूंगा। इसलिए सिक्योरिटी सर्विस पर आरसीएम ड्राफ्ट करते समय ये साफ लिखा गया कि भाई अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है लेकिन वो कंपोजिशन डीलर है तो उससे दूर रहना, मतलब लड़ जाएगा बिना बात के वो। इसलिए ये सिचुएशन शायद क्रिएट ना हो, पर प्रोविजन जरूर दे रखा है। इज इट ओके? यस, ओके जी। यहां पर क्या है,
मैन्युफैक्चरर 1%, ऑफ टर्नओवर विद ऑल सप्लाई टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्टेड हो, पूरे का 1% यहां पर लिया जाएगा। अच्छा जी, रेस्टोरेंट में 5% टैक्सेबल हो एग्जेम्प्टेड हो, सबका 5% लिया जाएगा। अच्छा, क्या आप इससे सहमत हैं? आपको ऐसा फील नहीं आता यार 1% टैक्सेबल का होना चाहिए, एग्जेम्प्टेड का नहीं होना चाहिए? ऐसा लगता है कि मुझे तो लगा था शुरू शुरू में, फिर जब ध्यान से देखा कि यार ये नहीं सही है प्रोविजन। कैसे भला? क्योंकि जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेगुलर रेट आपके लिए दे रखा है, सपोज ये 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है ना, ये होते हैं। और कंपोजिट रेट क्या है? अगर किसी आर्टिकल का भले ही रेगुलर रेट 5% हो, लेकिन कंपोजिट में आएगा 1%, भले ही उसका रेगुलर रेट 12 हो लेकिन यहां पर आएगा 1%, भले ही इसका रेगुलर 18 हो लेकिन यहां पर आएगा 1%, भले ही इसका 28 हो यहां पर आएगा 1%। अगर इसका नील हो तो क्या नील? ऐसे की तैसी, मतलब जब तुम जब ये है तो 1% में तुम्हें खुशी मिलती है, जब ये नील है तो वाई नॉट 1%? यहां भी 1%। आगे समझ बात? तो इसलिए भले ही सप्लाई आपकी एग्जेम्प्टेड क्यों ना हो, ये तो रेगुलर के एंगल से बोल रहे हैं ना हम, तब भी हम उसका लेके चलेंगे। और यही तो है भैया, हमें नहीं करना छटनी की कौन सा एग्जेम्प्टेड कौन सा रेगुलर, जो भी टोटल टर्नओवर है लगाओ 1% और मौज करो। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हैं तो 5% है, और अगर आप ट्रेडर हैं या सर्विस के सप्लायर हैं, सर्विस मतलब वही रेस्टोरेंट की बात ऊपर कर चुके, इंटरेस्ट पे कुछ बात नहीं करनी, तो 10 साल की जो कन्या की बात हमने करी थी उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां टैक्सेबल का ही है। पहले शुरुआती दौर में टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए था यहां पर, लेकिन बाद में कहा कि जन इतना जाति मत करो, थोड़ा रहम कर दो, तो ट्रेडर आदमी आपका यहां फॉल करेगा, 10 साल की कन्या आपकी यहां फॉल करेगी, तो उन पर हम सिर्फ टैक्सेबल वाली फिगर के ऊपर ही 1% चार्ज किया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक राधे? हाँ सर जी। बाकी आपके कॉमन पॉइंट है कि भाई आईटीसी नहीं, बिल ऑफ सप्लाई, क्वार्टर रिटर्न पेमेंट वगैरह वगैरह, वो सारा पॉइंट है। प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे रखे हैं, आप चाहो तो उसे कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विस फोकस्ड की, 10(2)A के अंदर दे रखी है। अब यह बात आ गई आपके लिए गर्ल्स हॉस्टल की। गर्ल्स हॉस्टल की अब मुझे बताइए ज्यादा आकर्षक क्या है, बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल? मैं जानता हूं तुम बिल्कुल निकम्मे पड़ गए हो, तुम बोलोगे गर्ल्स हॉस्टल। नहीं मेरे बच्चा, मैं स्कीम की बात कर रहा हूं, ये तो मेरे सिर्फ डमी नाम है। ज्यादा आकर्षक है बॉयज हॉस्टल यानी कि गुड्स फोकस्ड स्कीम। क्यों? क्योंकि वहां एक तो वैल्यू ज्यादा है कि 1.5 करोड़ तक भी है ना, तब भी स्कीम मिल जाएगी। यहां 55 लाख हो गए तो ना मिले, यहां 55 लाख हो गए तो, मतलब यहां कमरे कम हैं। बॉयज हॉस्टल में 150 कमरे हैं, यह सिर्फ 50 कमरों का है, छोटा हॉस्टल है, इसमें सिर्फ 50 कमरे हैं। ज्यादा आकर्षक वो है, ज्यादा सुविधाएं वहां पर हैं। रेट ऑफ टैक्स, वहां किराया भी कम है, यहां किराया ज्यादा है। यहां 6% का रेट ऑफ टैक्स लगता है मालिक, यहां पर 6% का रेट ऑफ टैक्स लगता है, जबकि वहां ये किराया मान सकते हैं। इसका जो किराया है वो इतना है, उसका इतना है। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 50 की, इसकी कैपेसिटी इतने की है। अच्छा, जो आपके हिल एरियाज हैं उनके लिए 75 लाख है गुड्स फोकस्ड में। हिल एरियाज 8 कौन कौन से हैं बता दीजिए, पहला नाम बता दो, पहला लेटर मान जाऊंगा मैं आपको। 20 रुपए पेटीएम, सबसे पहला सही जवाब। पूरा मत लिखना, एक एक शब्द बताओ, जैसे मिजोरम है तो एम लिख दीजिए, चलेगा। 20 रुपए का पेटीएम, सबसे पहले जो सही जवाब देगा। मैं भी लिख लूंगा अपना, मैं भी लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है। सात स्टेट एक्सक्लूडिंग असम उत्तराखंड, ऐसे नहीं, मुझे नाम बताओ पॉजिटिव लैंग्वेज में, नेगेटिव नहीं। मैंने पहला शब्द मांगा था बस, अब टुकड़ों में कर दिया आपने, किसी के 2 पहले आ गए, किसी के 4 बाद में आए। मैंने लिख दिया, देखो, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, 8 ये हैं आपके। पॉजिटिव याद रख के चलो, ठीक है जी। राहुल अरोरा, सबसे पहला पूरा जवाब आया मेरे पास में,
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, यूके। ये जाता है पूजन अग्रवाल को 20 रुपए। पूजन अग्रवाल, आप मेरे मोबाइल पर अपना ये छोड़ दीजिएगा नंबर, और एक प्रियंका राठी को गया था तो वो भी छोड़ दें यहाँ पे, ठीक। तो ये आ गया, ज्यादा आकर्षक ये है। तो हर कोई व्यक्ति अगर बड़ा हॉस्टल है, बड़ी सुविधाएं हैं, तो यहीं की तरफ सबसे पहले आना चाहेगा, और अगर यहां जगह नहीं मिलेगी तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ मूव करेगा। अच्छा ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, वो जो 6 व्यक्ति थे जिनको बॉयज हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी, क्या उनको गर्ल्स हॉस्टल में जगह मिलेगी? भाई साहब सोचिए, मतलब बुद्धि से, कॉमन सेंस की सोचने वाली बात है कि जिसको बॉयज हॉस्टल में जगह ना मिली हो, वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया हो उसे, गर्ल्स हॉस्टल में जो कोई सेंसिटिव है वहां जगह मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो देखिए, हां, तो यहां कौन कौन रहेंगे? यहां सिर्फ गर्ल्स रहेंगी, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स रहेंगी यहां पर, ठीक है। दूसरा, अगर गुड्स का रेशियो 90% गुड्स है और 10% सर्विस एलिमेंट है तो यहां आ जाओगे। लेकिन अगर रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि 80% गुड्स हो गया और 20% सर्विस हो गया, मतलब लड़की वाले लक्षण ज्यादा आ गए इसके अंदर, तो बताइए क्या करोगे? सर यहां तो नहीं रह सकता, ये वाला 80-20 का यहां तो नहीं, क्योंकि ज्यादा हो गया सर्विस एलिमेंट। तो अब ये यहां जगह मिलेगी? यस मिल जाएगी। हालांकि उतनी सुविधाएं यहां नहीं, लेकिन यहां पर वो जरूर आ सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स ही रहेंगी, वो प्रपोर्शन भी आ सकता है जहां पर ये सीन बन रहा हो, यानी कि सर्विस एलिमेंट 10% से ज्यादा का हो, ठीक। तो वैसे करके है जी। बताना ताकतवर कौन है, लड़के या लड़कियां? लड़कियां ज्यादा ताकतवर दिख रही हैं यहां पे, मात्र 10% 90% के इक्वल हैं। जहां पर ये 10 से 11 हुआ ना, लड़की मान लेंगे उसको, इधर आ जाएगा, यहां आ जा भाई, तू इधर आ जा, यहां पर आ जा। नेगेटिव लिस्ट यहां पर दे रखी है, रेट दे रखे हैं, और ये डिफरेंशियल फीचर्स हैं, बाकी सारे प्रोविजन सेम हैं। पिछले साल में 50 लाख तक सीमित हो, तो करंट ईयर में 50 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन 50 लाख एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए काउंट कहां से होंगे? 0 से, डे 1 से। लेकिन टैक्सेबिलिटी के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो डे 1 से टैक्सेबिलिटी के लिए काउंट होगा। और अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो वही अपना 10-20 लाख जो होता है भाई, वहां से 20 लाख से अपना काउंटिंग उसकी करवा दी जाएगी, राइट। उसके बाद से वो टैक्स कैटेगरी के अंदर अपना आ जाता है। ओके सर? हाँ सर जी। एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, आपको यू विल फील गुड। मैं करा दूं? हाँ करा दो। तो बाबूजी ये है यहां पर 19-20 टर्नओवर इतना था, और हम बात कर रहे हैं यहां पर आकर बिजनेस इस डेट को स्टार्ट किया था। नॉर्मल रेट ये है, कंपोजिट इतना है, और वैसे करके है। तो 45 लाख का टर्नओवर था और सर्विस फोकस्ड स्कीम है। तो ये था जी। तो कंपोजिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस यही शुरू किया, फर्स्ट ईयर है ये। तो पहला 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया, और अगला फिर भाई साहब आपका 25 यहां पर बन जाता है। तो तो कोई दिक्कत नहीं है जी। तो पूरे साल भर रहोगे, क्योंकि 45 लाख तक टोटल था आपका। तो टैक्सेबल वैल्यू हुई 25 लाख ऊपर वाला, 20 के ऊपर, और टैक्स बन गया आपका ये किस रेट से? 6% से। ओके, अब 20-21 में बना आपका यहां पर आकर 60 लाख। चेक करो, पिछले साल में 50 तक सीमित हो, हाँ है। कंपोजिशन मिलेगी? यस। कब तक रहोगे? 50 लाख तक। उसके बाद रेगुलर। इस 50 लाख पे अब चूंकि अब तो रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो डे 1 से काउंट होगा। यस, 50 लाख पर पूरा 6% से यहां पर काउंटिंग हो जाएगी, और जो 10 लाख है उस पर अपना नॉर्मल 18% से ये कैलकुलेशन करा दी जाएगी। ऐसे ही आगे है। यहां देखिए 30 लाख है इस साल में, लेकिन पिछले साल में 50 लाख से ऊपर था, तो कंपोजिशन नहीं मिलेगी, और फुल वैल्यू पर 18% के हिसाब से ये जीएसटी कंप्यूट किया जाएगा। अगले साल में कंपोजिशन मिल जाएगी? यस मिल जाएगी, क्योंकि पिछले साल में आप सीमित थे 50 लाख तक। कंपोजिशन में पूरे साल रहोगे, क्योंकि करंट ईयर में 50 तक सीमित है, और 40 लाख रुपए के ऊपर वही अपना 6% से यहां पर जीएसटी कंप्यूट कर दिया जाएगा। 6% बोलना गलत है, इसको 3+3 बोलना चाहिए, क्योंकि सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी की बात तो कभी होती ही नहीं ना, यहाँ पे इंटरस्टेट की बात तो होती नहीं ना। और तो लिख देता हूं इस बात को क्लियर करके मैं यहाँ पे, कि इसको हमें 6% की बजाय ऐसे बोलना चाहिए 3+3%, राइट।
इसको बोलना चाहिए 0.5% प्लस 0.5% इज इक्वल टू 1%। 5 वाले को बोलना चाहिए 2.5 प्लस 2.5, क्योंकि हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, सिर्फ यहां पे इंटर स्टेट है करंट ईयर में, तो फिर तो कोई एलिजिबल ही नहीं होगा। तो ऐसे करके हमें बोलना चाहिए। यहां पर आपका आईटीसी के चैप्टर में कंपोजिशन स्कीम को लेकर कौन सा सेक्शन कनेक्ट होता है? 20 रुपए का पेटीएम सेक्शन कौन सा कनेक्ट होता है आईटीसी चैप्टर का कंपोजिशन स्कीम के संबंध में? जवाब दीजिएगा। सर जी मैं जवाब देता हूं। सुमित जैन भाई भेजो पेटीएम के लिए अपना। सेक्शन नंबर 18 यहां पर आता है साहब। 18 में क्या लिखा था कि पहले आप यहां कॉम्पोजिशन में थे और फिर आप रेगुलर के अंदर आ जाते हो। कोई बता पाएगा कि इसका कौन सा है? अरे सुमित जैन सब सेक्शन गलत कर दिया। अब मैं गलत मानूंगा, इसको गलत मानूंगा मैं आंसर को। या तो कॉन्फिडेंट होते तो लिखते, वरना मत लिखते। सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी यहां पर आता है, कंपोजिशन टू रेगुलर। उसमें बोलता है कि जो भी आपके पास बचा कुचा था वो यहां लाओगे तो आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मुझे बताइए 18(1)(c) में सिर्फ इनपुट की बात थी या कैपिटल गुड्स की बात भी थी? सर 18(1) के ए और बी में तो जहां रजिस्ट्रेशन को लेकर था कि मैंडेटरी ऑप्शनल जो भी था, सी और डी के अंदर इन दोनों की बात होती है, तो इनके संबंध बात करते हैं। कैपिटल गुड्स के लिए था 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयरऑफ, उसको घटाने के बाद जो बचा कुछ आईटीसी है वो यहां पर आ जाया करता था। उसके बाद फिर हम अपोजिट सिचुएशन में बताइए कौन सा सब सेक्शन था, अगर बता सकते हैं तो। सर यहां पर था जी अपना प्रियंका राठी, सही जवाब 18(1)(c). सेक्शन नंबर 18(4) करके था, उसमें अपोजिट सिचुएशन थी कि यहां पहले थे आप रेगुलर में और फिर आ जाते हो कंपोजिशन स्कीम के अंदर, यानी कि रंगीन लाइफ से ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में जा रहे हो। तो यहां तो आईटीसी वाईटीसी मिलते थे, यहां आईटीसी वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी बचा कुचा इनपुट कैपिटल गुड्स वगैरह है उस सबका रिलेटेड आईटीसी खत्म हो जाएगा, और उसके बावजूद भी कुछ बचता है तो उसमें आग लगा दी जाएगी, वो लैप्स कर जाएगा, यानी कि पूरा आईटीसी में आग लगाने के बाद ही आप यहां जा सकते हो। इसीलिए जो लोग एग्जिस्टिंग होते हैं वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि जैसे वो ऑप्ट करेंगे उनका अगर आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसमें आग लगानी पड़ती है। यह सूट अधिकतर उन्हीं लोगों को करती है जो उनका शुरुआती वर्ष होता है कारोबार का, क्योंकि उनके पास जलाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पिछला साल ब्लैंक था, आईटीसी का बैलेंस नहीं होता है। जब कुछ नहीं है जलाने के लिए तो बहुत कुछ है बचाने के लिए, इसलिए उनको ये सूट कर जाती है स्कीम वैसे करके। तो ये इसकी कनेक्टिविटी वहां से मालिक आ जाती है। तो इस प्रकार से बहुत ही शिद्दत और बहुत ही मजा आया मुझे, मैं बताऊं, हमने वैल्यूएशन और कंपोजिशन के अपने चैप्टर खत्म यहां पे कर लिए हैं। भगवान आपका भला करे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।